बड़े ही प्यार से देखिएगा। मैं आपको इस साल के एंगल से समझाता हूँ। एक चार अभी जो साल खत्म हुआ था वो 23-24 था ना, से लेके 31 मार्च 24। ठीक है। तो आपकी समझ क्या कहती है बच्चों कि आरओआई कब भरनी होती है? 31 जुलाई 24 कहने से दिस इज द ड्यू डेट। फिर हमने सीखा कि सर जो 31 दिसंबर 24 है, यहां तक आप क्या भर सकते हैं? बिलेटेड रिटर्न या फिर रिवाइज कर सकते हैं, है ना? तो हमने यहां तक देखा था कि 139.4 या 139.5 इस डेट से आगे तो जा ही नहीं सकती। तो कौन से सेक्शन की रिटर्न इस डेट से आगे जा पाएगी? 139.8 ए। क्लियर है जी? मेरा आपसे सवाल, क्या मैं इस पीरियड में 139.8 ए भर सकता हूं? आंसर इज नो, क्योंकि इफ यू वांट टू फाइल द रिटर्न, फाइल अंडर 139.1, और लेट भी हो गए तो फाइल बिलेटेड, और यू वांट टू रिवाइज, फाइल रिवाइज रिटर्न। 139.8 ए 31 दिसंबर तक अवेलेबल ही नहीं हो। भरनी है तो वो भरो ना। लेकिन जैसे ही ये खत्म हो जाता है तो 139.8 ए आती है, और मैं आपको पहले टाइमलाइन बताता हूं अपडेटेड रिटर्न का। कब तक भर सकते हैं? 2 years from the end of relevant assessment। तो भाई जो रेलेवेंट असेसमेंट ईयर है, कहने से रेलेवेंट असेसमेंट ईयर इज लेट सपोज 31 मार्च 25। तो यही तो है ना मेरा रेलेवेंट असेसमेंट ईयर। इससे आगे कितना जाऊं बेटा? 2 साल। इस विच मीन्स 31 मार्च 26 and 31 March 27। So which means year updated return 2 years from the end of relevant assessment year। तुमने क्या कंक्लूड करा? दैट इज अप टू 31 मार्च 27। क्यों? यही कहानी निकल कर आ रही है ना? ओके। अप टू 31 मार्च 27, विच मीन्स ये जो अपडेटेड रिटर्न है, क्या मैं कह सकता हूं इस पीरियड से शुरू हो जाएगी? और किस पीरियड तक है जी ये? 31 मार्च 27 तक। ये पीरियड आपका 139.8 का। बताइए, क्या अब मैं ये कह सकता हूं कि हाँ सर, कोई बात नहीं, अगर ये डेट निकल भी गई तो भी आप अपडेटेड रिटर्न? पर सरकार ने कुछ कंडीशंस लगा दी। सरकार कह रही है आप अपडेटेड रिटर्न भरना चाहते हैं, पर उससे ऐसा नहीं होना चाहिए कि तुमने पहले बोला था 5 करोड़ रिटर्न भरी हुई थी और अब कह रहे हो 3 करोड़। सरकार को नुकसान नहीं होना चाहिए। अपडेटेड रिटर्न भरने की वजह से सरकार का टैक्स इनफ्लो होना चाहिए, इनकम इंक्रीज होनी चाहिए, लॉस डिक्रीज होना चाहिए। लेकिन सरकार आपको बेनिफिट नहीं दे रही कि तुम लेट भरोगे। ठीक है, मान लो तुमने, अच्छा सबसे पहली चीज, ठीक है, तो आप समझो कि मैंने एक फ्लेवर क्या डाल दिया, गवर्नमेंट को नुकसान नहीं होगा इस वजह से। मैं आपको एक्स्ट्रा टाइम दे रहा हूं ना। रिफंड मांगने मत आ जाना मुझसे कि सर हमने रिटर्न भरी थी, गलती से हमने, ये हो गई गलती, और अब हम अपडेटेड भर रहे हैं और उस हिसाब से तो आपने हमें टैक्स वापस करना। सरकार कहेगी नॉट फॉर यू। आप बोलोगे सर हमने रिटर्न भरी थी, हमने लॉस दिखाया था 10 करोड़ का, हमसे गलती हो गई, लॉस तो 15 करोड़ का था। आपके लिए नहीं आई। सरकार कह रही मैं नहीं अलाउ कर रही भरना। आपने इनकम दिखाई थी 10 करोड़, आपने कहा सर इनकम थी 7 करोड़, भरने नहीं दूंगा आपको। मेरे को नुकसान नहीं होना चाहिए। आप मुझे बताइए क्या है सही बात? सही बात तो नहीं। सही बात। हम्म। नहीं, जो चीज देखो गलत है वो गलत है। जैसे एक होता है कि आपने देखा कोई भी क्रिकेटर्स या कुछ भी होते हैं, रिस्पेक्ट देने से कैप
तार की कोई अरे तो कैप पहन के बैठे हो तो इट शोज की काइंड ऑफ डिसरिस्पेक्टफुल हो जाता है। ठीक है, वैसे होता है वो अंदर हैट ना कि कोई आता है तो सर अगर है, अब नहीं मानो तो नहीं मानो, वो चीज है, ठीक है। ठीक है, सो 139.8 ए, अगर आप, मैं आपको छोटी छोटी बातें बोलूं, अगर आपने कभी रिटर्न भरी ही नहीं तो भी क्या 139.8 भर सकते, भर सकते हो। ठीक है, तो आप, मैं आपको ये कह रहा हूं 139.8 ए कैन बी फाइल्ड whether ROI was filed earlier or, सर मैं भरी नहीं सर, 139 निकल गई, टाइम कुछ भी नहीं करा मैंने, और आज जाग रहा हूं मैं, मान लो 23-24 के लिए मैंने कोई रिटर्न ही नहीं भरी थी, और आज क्या डेट है बच्चे, टुडे इज 3 फेब, 4 फेब, मैं आज 139.8 भरना चाहता हूं, भर सकता हूं, हाँ भर दे। लेकिन अगर तू रिटर्न भर के रिफंड लेने आया, मत जहां से, अगर आप लॉस दिखाने आए हो तो जहां से, सरकार को नुकसान नहीं होगा बस रिटर्न की वजह से। मुझे बताइए, क्लियर है? हाँ जी, क्या है? हाँ कल है, कल। हाँ ऑब्वियसली बीजेपी के हारने की खुशी हो रही है। आपके हारने आप, चलो वो तो आ ही जाएगा बेटे सामने, कब तक टोपी पहन के घूमोगे? 139.1, 139.3, 139.4, 139.5, क्या इसके बाद 139.8 भरी जा सकती है? भरी जा सकती, भर सकते हैं आप। और इफ यू हैव फाइल्ड नो रिटर्न, क्या 139.8 ए भरी जा सकती है? जी हाँ भरी जा सकती है। लेकिन बस कंडीशन क्या है बच्चे, वो जनरल बात होगी कि गवर्नमेंट को लॉस नहीं, और गवर्नमेंट ने भी इसको अलग अलग तरीके से बोला है, समझ रहे हो? जैसे कि ये आपको ना पढ़ना पड़ेगा, मैं आपका थॉट प्रोसेस बना दिया और ऑलमोस्ट सेक्शन खत्म है, लेकिन अभी पैराग्राफ में पढ़वाऊंगा आपको, पहले सारे सेक्शन खत्म करा दूं फिर रीड भी करवाऊंगा। ठीक है, कंडीशन क्या है, ड्यू टू फाइलिंग ऑफ ROI अंडर सेक्शन 139.8 ए, there should not be increase in refund, रिफंड समझ गए ना, रिफंड ऑफ टैक्स, और there should be increase in refund, there should not be, है ना, समझ गए ना, there should not be increase in, क्या लिखूं आप बताइए, losses, there should not be decrease in income or decrease in tax। गवर्नमेंट का फायदा हो रहा है 139.8 से। और देख होता क्या है, मैं इस चीज का एग्जाम्पल ही बनाऊंगा, आपको दे रहा हूं। अगर मैं, मान लो 2 साल पहले मैंने एक रिटर्न भरी थी, आज मैं उसे अपडेट करना चाह रहा हूँ, मान लो टाइम पीरियड है, तो जब मैं उसे अपडेट कर रहा हूँ, क्यों कर रहे हो सर, मेरे को लॉस कम करने हैं। गवर्नमेंट अलाउ कर देगी? लॉस कम कर रहा हूँ, उसमें तो सरकार का फायदा है।
आई हैव बिजनेस लॉस ऑफ 5 करोड़, मैं अपडेट करके बिजनेस लॉस कितना दिखाना चाहता हूं, 2 करोड़। पर आप सोचिए अगर 2 साल पुरानी है तो उससे अगले साल की मैंने रिटर्न भर दी होगी, और वहां जब मैंने 5 दिखाया तो कैरी फॉरवर्ड भी 5 करा, और उससे आगे भी 5 ही रिटर्न, तो आगे वाली भी थोड़ी खराब हो गई ना। तो क्या मैं नेक्स्ट वाली को भी अपडेट कर सकता हूँ? हाँ, टाइम लिमिट तो उसकी भी होगी ना। तो क्योंकि जब आप अपडेट करेंगे, अगर एक रिटर्न का ना वो लॉसेस अगले साल जाते हैं तो वो वैल्यू तो अगले साल गई हुई है, और अगर आपने पुरानी फिगर ही चेंज कर दी तो उस रिटर्न में भी तो गड़बड़ है ना। तो आप सब्सिक्वेंट रिटर्न्स को भी अपडेट कर, ये बात थ्योरेटिकली लिखी हुई है जो आपको समझाई है। क्लियर है बच्चे? तो ये आपका सारी की सारी बातें क्या है, 139A की रिटर्न। हाँ जी बच्चा। सर 139A में कोई पेनल्टी या कुछ भी एक्स्ट्रा फी या कुछ होता है क्या? के क्योंकि ऊपर अगर हम 12th जुलाई तक नहीं कर रहे तो कुछ तो होना चाहिए। बिल्कुल, अभी बहुत सारी चीजें आएंगी। अभी ये रिटर्न का फॉर्म हुआ है, इसके रिलेटेड जब आप टैक्स पे करेंगे फिर मैं एक और थॉट प्रोसेस बनाऊंगा, वो सेक्शन भी है, ठीक है ना, वो भी हम देखेंगे। ओके सर। बताइए यहां तक क्लियर है? ओके। सर तो ठीक है सर जी। आते हैं अब एक और सेक्शन पे, और क्या हमारा बच रहा था, पैन आधार कराना है, वेरिफिकेशन कराना है। आरओआई की फाइल पे लिख रहा था मैं क्या, आरओआई की फाइल में लिखा था ना? आओ बच्चे, अच्छे अच्छे सेक्शन करते हैं अब थोड़े से। टीआरपी वाला भी कराऊंगा, आधार और पैन नंबर ना बहुत थ्योरेटिकल है, रीड करना होगा, पर आते हैं पेपर में, ठीक है। स्कीम फॉर सबमिशन ऑफ रिटर्न थ्रू टीआरपी, हेडिंग डाल दीजिएगा 139B, और टैक्स रिटर्न प्रिपेयरर लिख दीजिएगा, टैक्स रिटर्न प्रिपेयरर, सिर्फ टैक्स रिटर्न प्रिपेयरर टीआरपी। ठीक है बच्चे, आइए। देखो भाई, आपको क्या लग रहा है सब लोगों को रिटर्न भरनी आती है? ठीक है, मतलब एक डॉक्टर, इंजीनियर्स, इंडिविजुअल अपनी प्रैक्टिस भी कर रहे हैं, तो क्या वो रिटर्न भर लेते होंगे? तो उनको किसी ना किसी को हायर करना पड़ता है, ठीक है। तो बेसिकली ऑब्वियसली आप गूगल पे करेंगे कि यू वांट टू, यू आर सीकिंग समवन जो आपकी रिटर्न फाइल करे, तो गूगल पे काफी लोग आ जाएंगे। लेकिन सरकार ने भी एक स्कीम बना रखी है, एक आप ये कह सकते हैं एम्प्लॉयमेंट जनरेशन के लिए, जिसके अंदर जो सीबीडीटी है, सीबीडीटी की फुल फॉर्म क्या होती है बच्चे? सेंट्रल बोर्ड सेंट्रल ऑफ बोर्ड। डायरेक्टर्स, जो कि ट्रेनिंग प्रोग्राम्स कंडक्ट करती है। आप वो ट्रेनिंग्स ले सकते हैं 15 दिन का, और उसके बाद आपको एक सर्टिफिकेट मिल जाएगा किस चीज का, कि आप एक टीआरपी बन सकते हैं। और अगर आप एक टीआरपी बन गए तो आप एक सर्टिफाइड टीआरपी बन जाते हैं, और लोग आपको अप्रोच कर सकते हैं कि भाई आप रिटर्न भर दो क्योंकि तुम सर्टिफाइड टीआरपी। कोई बहुत बड़ी बात नहीं होती, ठीक है, आप लोगों के लिए वो चीज बिल्कुल ही बड़ी बात नहीं है, बट यस अगर टीआरपी जो होते हैं मार्केट के अंदर, मुद्दे की बात ये है कि सर कौन कौन टीआरपी बन सकता है, कौन टीआर, और मैं आपको बताऊं, इनकम टैक्स की रिटर्न के अंदर नीचे लिखा भी होता है कि आपने खुद भरा है, या यू हैव सम अपॉइंटेड सम टीआरपी, और अगर टीआरपी है तो उसका यूनिक सर्टिफिकेट नंबर क्या है। आपको कुछ पता नहीं है, आपने एक टीआरपी अपॉइंट करा, ठीक है, टीआरपी ने क्या भरा, साइन तो आप ही के जा रहे हैं, पर उसकी आइडेंटिटी भी साथ में चिपकती है, ठीक है जी। अब सवाल ये है कि क्या एक कंपनी टीआरपी के पास जा सकती है, क्या एक फर्म टीआरपी के पास जा सकता है? तो मैं एक चार्ट बनाऊंगा, उससे आपको सारा क्लियर होगा, फिर उसको रीड करेंगे। एक इंडिविजुअल
और एक एचयूएफ ही सिर्फ और सिर्फ टीआरपी के पास जा सकते। और ये इंडिविजुअल और एचयूएफ वो है अदर देन 44 AB। अगर भाई के टैक्स ऑडिट हो रहे हैं, भाई का टर्नओवर अच्छा खासा है, ये नहीं जाएगा टीआरपी के पास। छोटी मोटी रिटर्न्स होती है टीआरपी के पास, ऐसे नहीं होती। तुम्हारा एक इंडिविजुअल है, उसका 10 करोड़ की सेल है, वो टीआरपी के पास चला गया। अपॉइंट करो और भरवाओ एम्प्लॉय से, आप ही रिस्पॉन्स। टीआरपी का पिक्चर में नहीं आएगा टीआरपी भी। आपको रियल सेंस में बताता हूँ, जैसे मैं बहुत सारे लोगों की रिटर्न भरता हूँ। क्यों भरता हूँ आपको पता है? जैसे कोर्ट में हमारा 2-3 बार जाना हो रहा था, तो उस टाइम कुछ आइडिया ही नहीं था, मैं था भाई कि हमें क्या ही फंस सकते, मतलब क्लासेस छोड़ के उधर जा रहे हैं। तो मेरी सिस्टर कोर्ट में थी, तो हो गया। पर रास्ते में जो भी मिल रहा था ना, रास्ते में इन द सेंस, जैसे जो कोर्ट होता है ना, उसके बाहर एक इंसान आवाज लगाता है कि स्टेट वर्सेस सौरभ चौधरी, केस नंबर आता है, आप जाते हो। तो उनसे बात कर रहे थे कि यार इसको खत्म करवा दो। और उस टाइम में ना रिटर्न का टाइम था, तो उन्होंने वो केस तो खत्म कराया नहीं, पर मेरे को 3-4 लोगों ने अपनी रिटर्न्स दे दी। समझ रहे हो कि आप हमारी रिटर्न भर दो। अब आप मुझे बताइए कि मैंने मना कर सकता था? मेरे को तो मैं कर देता हूँ भाई, मेरा खत्म। फिर ऐसी जो पुलिस वाले जो कॉल आता था, उनका फोन है, मैंने कहा अब क्या हो गया? कह रहे रिटर्न भर दो प्लीज। ठीक है। तो ऐसे जिन जिन लोगों ने मेरे ऊपर एफआईआर करे, मैं अच्छा इंसान हूँ बेटे, इन रिटर्न मैंने उनकी रिटर्न भरी। लेकिन क्या उसमें मेरा नाम जा रहा है? टीआरपी न्यू में भरवानी है भरवा, नहीं भरवानी मत भरवा। मेरे कोई रिलेटिव भी है, ठीक है, इफ दे फाइल थ्रू मी, तो ऐसा थोड़ा ना मैं कोई सर्टिफिकेट नंबर है मैं डालूंगा। भरवानी है भरवा लो, नहीं भरवा मत भरो। मेरे लिए कोई सोर्स ऑफ इनकम थोड़ा ना है मेरी वो, या मतलब मैं वो प्लान्ड वे में मैं वो सारे काम थोड़ा ना कर रहा हूँ। तो आधी से ज्यादा जो इंडिविजुअल्स हैं, वो तो ऐसे अपने नोन में ही भरवा लेते हैं। अब आप भी जैसे भर लेते हो, आप भी भर लोगे अपने घर में, पापा की भर ली, मम्मी की भर ली। समझ रहे हो? तो बेसिकली टीआरपी के अलावा भी लोग, बहुत सारे लोग दूसरों की रिटर्न्स भर रहे हैं, पर वो सरकार को पता नहीं लगता। तो अगर उस पर अब कोई केस हो, मान लो मैंने किसी की रिटर्न भरी, मैंने भरी है, पर अगर वो कोई चीज गलत निकली, तो मेरी गलती है, मैं कहीं नाम ही। समझ रहे हो? पर टीआरपी का नाम जब आ जाता है तो क्या हो जाता है बच्चे, फिर तो भाई टीआरपी के पास भी डेटा होना चाहिए ना सही से। ठीक है, मुद्दे की बात ये है कि कौन टीआरपी के पास जा सकता है, इंडिविजुअल और एचयूएफ अदर देन 44 AB। मतलब वो अगर बिजनेस कर रहा है तो भी मुझे कोई दिक्कत नहीं, पर अगर वो बिजनेस और प्रोफेशन कर रहा है और अगर टैक्स ऑडिट है उसके ऊपर, तो वो नहीं जा सकता। अब मुद्दे की बात ये है, ये टीआरपी कौन है? ही इज एन इंडिविजुअल। फर्म नहीं हो सकता, नहीं हो सकता, सिर्फ एक इंडिविजुअल ही। अदर देन, ओके, जो जो इंडिविजुअल नहीं हो सकते, अब हम वो लिखेंगे। आप ये पहले टेबल बनाइए और फिर हम ये 4 पॉइंट लिखेंगे। एन ऑफिसर ऑफ अ शेड्यूल्ड बैंक, अगर आप बैंक में नौकरी करते हैं और अगर एक इंसान आपसे रिटर्न भरवाना चाहता है और उसका उसी बैंक में अकाउंट है, मान लो मैं येस बैंक में नौकरी कर रहा हूं और आप रिटर्न भरवाना चाहते हो, आपका येस बैंक में अकाउंट है, मैं आपके लिए टीआरपी नहीं बन सकता। विद विच द असेसी मेंटेन्स अ करंट अकाउंट और हैज रेगुलर डील। अगर आप एक बैंकर है और अगर आप एक टीआरपी में, मुझे कोई दिक्कत नहीं, पर उस बंदे के लिए नहीं बनेंगे जिसका आपके यहाँ पे अकाउंट है। ठीक है जी। सेकंड पॉइंट, लीगल प्रैक्टिशनर, जो भी लॉयर होंगे, हु इज एंटाइटल्ड टू प्रैक्टिस इन सिविल कोर्ट इन इंडिया। अकाउंटेंट, अकाउंटेंट का मतलब यहाँ पर सीए, सीएस, सीएम। आप लोग टीआरपी नहीं बन सकते। सर ये क्या बात हुई बेटे, सीए, सीएस, सीएम बनने के बाद टीआरपी का काम क्यों करोगे आप? समझ रहे हो? और या फिर इफ यू आर एन एम्प्लॉय ऑफ स्पेसिफाइड क्लास ऑफ पर्सन, आप कहीं के एम्प्लॉय हैं किसी जगह के, अब उसी पे मेरे को पॉइंट करना और फिर ये खत्म हो जाएगा। पहले 4 पॉइंट लिख लीजिए।
उसको लिख लेना ऐसे ही। दिख रहा है? ओके, एक बार लिख लीजिए और फिर बात कर लेंगे। मेन यही वाली बात ही करनी थी। समझ आ रहा है? स्पेसिफाइड क्लास का क्या, अच्छा पहले 3 पॉइंट लिख लिए, ठीक है। तो अगर आप एक कहीं नौकरी कर रहे हो और अगर आप उस जगह के एम्प्लॉय हो, तो आप टीआरपी बन सकते हो? नहीं बन सकते। अब ये कहीं क्या है? एम्प्लॉयर अदर देन कंपनी और पर्सन इज लायबल फॉर टैक्स ऑडिट। मान लो आप एक फर्म में नौकरी कर रहे हो और उस फर्म पे टैक्स ऑडिट है, तो क्या वो स्पेसिफाइड क्लास है या नहीं है? नहीं। विच मीन्स अगर आप ना कंपनी का एग्जांपल लो ना सीधा सीधा, ठीक है, पर्सन वर्सन वो लंबा कहानी बन जाती है। अगर आप एम्प्लॉय हो ऑफ स्पेसिफाइड क्लास, तो आप टीआरपी नहीं बन सकते। और ये स्पेसिफाइड क्लास में एम्प्लॉयर तो आ रहे हैं, लेकिन कौन नहीं आ रहा? इसका मतलब कंपनी के जो एम्प्लॉय हैं वो तो टीआरपी बन सकते हैं, बिकॉज कंपनी स्पेसिफाइड क्लास में नहीं है। आप समझ गए मैं क्या बोल रहा हूं? ठीक है, एक बार फिर से बोलता हूं। अगर आप एक एम्प्लॉय हैं स्पेसिफाइड क्लास में, वो जगह है, एक जगह है, अगर आप उसके एम्प्लॉय हैं तो आप टीआरपी नहीं बन सकते। और स्पेसिफाइड क्लास क्या है? कोई भी एम्प्लॉयर अदर देन, विच मीन्स कंपनी तो स्पेसिफाइड क्लास नहीं हुआ, तो बाहर हो गया। तो उसका जो एम्प्लॉय है क्या वो टीआरपी बन सकता है? बन सकता है। इसको सिंपल शब्द में बोलूं, ऑर्गेनाइज सेक्टर के एम्प्लॉयज बन सकते हैं। कंपनीज है ऑर्गेनाइज सेक्टर। या अगर किसी को टैक्स ऑडिट करवानी है, किसी का धंधा इतना बड़ा है जो टैक्स ऑडिट करा रहा है, तो उसके भी एम्प्लॉय टीआरपी बन सकते हैं। लेकिन अगर आप एक अनऑर्गेनाइज सेक्टर के एम्प्लॉय हैं, तो आप उसके टीआरपी मतलब आप टीआरपी नहीं बन सकते। क्लियर है बच्चे? और इसको और अच्छे से नीचे लिखा हुआ है, मतलब स्पेसिफाइड क्लास भी लिखा हुआ है, पर ये आपको रीड करना है। मैंने ऊपर में ये सारी बातें लिख दी। इसको एक छोटा सा टेबल और भी बना सकते, चलो एक बार लिख लो। ऐसे बना दूंगा मैं, एम्प्लॉय या तो आप कंपनी के वजह तो अदर हो, कंपनी को तो टीआरपी बन जाओगे, अदर हो तो टीआरपी नहीं बन। देयरफॉर एम्प्लॉय वर्किंग इन कंपनी कैन बी टीआरपी। ओके, कहिए साहब जी, क्लियर है बच्चे? सर ये टैक्स के आगे का लिखा है, लाइबल फॉर टैक्स। टैक्स ऑडिट। टैक्स ऑडिट होता है ना, अगर आपका टर्नओवर एक्सीड हो गया है तो आपको टैक्स ऑडिट करानी होती है। कितनी लिमिट थी? 1 करोड़ थी। और फिर 10 करोड़ भी हो जाती, कि अगर आप मैक्स मेजर पोर्शन बैंक में ले लोगे, समझ रहे हो, तो 5% ही सिर्फ कैश में करोगे तो 10 करोड़ हो जाती। एनीवेज, क्या आपको क्लियर है?
अच्छा, ये जो स्कीम है इसमें क्या कराया जाता है? मैनर इन द पीरियड फॉर विच टीआरपी शैल बी ऑथराइज्ड, एजुकेशनल क्वालिफिकेशन टू बी पोजेस्ड, ट्रेनिंग एंड अदर कंडीशन, code of conduct of TRP, duties and obligations, circumstance under which authorization will be withdrawn, other relevant matters। ये तो भाई स्कीम CBDT की स्कीम बता रहे हैं ना, ये कोड ऑफ कंडक्ट सिखाएंगे, ये कराएंगे, वो कराएंगे, सारी बातें बता। दिस स्कीम, अच्छा, अकॉर्डिंग टू CBDT केम इन फोर्स ऑन 2006 में ये स्कीम आई, बिल्कुल भी रेलिवेंट नहीं है डेट्स। कौन एलिजिबल, अच्छा एलिजिबिलिटी आप समझिएगा कौन कौन भरवा सकता है, और TRP कौन बनेगा? Who has been issued a TRP certificate and unique identification। और बेटे ये सारी बातें ना वही शेड्यूल्ड बैंक का नहीं होना चाहिए, लीगल प्रैक्टिशनर नहीं होना चाहिए और अकाउंटेंट नहीं होना चाहिए, रीड करोगे। एजुकेशनल क्वालिफिकेशन फॉर TRP, आप TRP तभी बन पाएंगे एन इंडिविजुअल हु होल्ड्स अ बैचलर डिग्री, यानी कि आपका पास अगर BCom की डिग्री है तो आप मुझे बताइए क्या, अगर अभी सेटिंग असाइड योर प्रोफेशनल जर्नी, क्या आप TRP बन सकते हैं BCom के बाद? या फिर और हैज पास इंटरमीडिएट लेवल conducted by institute चार्टर्ड अकाउंटेंट और कंपनी सेक्रेटरी और कॉस्ट। अगर आपका इंटर क्लियर हो गया तो आप एलिजिबल हैं टू बिकम TRP। तो TRP की भी क्वालिफिकेशन, जो भी इंसान TRP होता है या तो वो BCom पास होता है या तो वो CA/CS CMA इंटर तक क्लियर होता है। बताइए क्लियर है? ये दोबारा से वही बातें लिखी हुई है, टैक्स ऑडिट और वो जो कराना, मुझे बताइए ऑल क्लियर? नोट पढ़ लीजिए। ये नोट वही है, मैं एक छोटा सा टेबल बना देता हूं। आप एम्प्लॉय हो कहाँ के सर जी? आप एम्प्लॉय हो या तो कंपनी के या फिर एनी पर्सन हु इज रिक्वायर्ड टू गेट, एनी पर्सन के सीधा ब्रैकेट 44AB लिख दूं, ठीक है? तो क्या आप TRP बन सकते हैं? बन सकते। और अगर आप अदर केस में आ गए, क्या मैं कह सकता हूं ये अदर केस ही तो स्पेसिफाइड क्लास था, तो अगर आप इस अदर केस या स्पेसिफाइड क्लास के एम्प्लॉई हैं तो क्या आप TRP बन पाएंगे? नहीं बन। तो बस ये एनालिसिस आपका सफिशिएंट होगा। सर, हाँ जी बच्चा। तो ये कंपनी अंडर 44AB है या कोई भी कंपनी, कंपनी या एनी आप पर्सन? समझिए, कंपनी पे 44AB हो या ना हो, इट इज ओनली फॉर दैट। कंपनी पर 44AB है नहीं है वो नहीं है, एनी पर्सन पे 44AB। ओके। नहीं, ये मैंने आपको लिखवाया था वहां पे, कंपनी को भी अगर टर्नओवर बढ़ता है तो टैक्स ऑडिट करानी होती है, नहीं बढ़ता तो नहीं करानी होती। कहीं नहीं लिखा। हाँ, किसके लिए? उसी की तो बात बता रहा हूँ, टैक्स ऑडिट। टैक्स ऑडिट पे टर्नओवर की बात ही लिखवाई है मैंने आप। टैक्स ऑडिट अगर 1 करोड़ से ऊपर है तो टैक्स ऑडिट करानी है, स्टैट्यूटरी ऑडिट। हाँ, कंपनीज एक्ट के हिसाब से होता है, पर टैक्स ऑडिट टर्नओवर बेस्ड ही। क्लियर है बच्चे? ओके, इलस्ट्रेशन में 3 देखना बच्चे। संजय जी कल किसको वोट दे रहा है? आम आदमी पार्टी को? तू तो BJP कह रहा था। कुछ मिल ही ना तो आम आदमी अरे कुछ मिल, अच्छा आम आदमी पार्टी में क्या है, कुछ मिल रहा है? लक्ष्मी आई नहीं ठीक है, फिर छुट्टी है तेरी कल। BJP का होता तो ड्यूटी होती तेरी 9 से 6 कल तेरी। नहीं यार ऐसा, आम आदमी पार्टी के जो वोटर होते हैं ना लॉयल रहते हैं। बोल रहे ज्यादा महंगा है। पर इस बार कम चांस लग रहे हैं वैसे, कम चांस। सर, हाँ जी। मैं जिससे भी पूछ रही हूँ सब कह रहे हैं नोटा डाल रहे हैं, तो सभी नोटा डाल देंगे तो? नहीं नहीं, नोटा तो कितने बच्चे नोटा डालेंगे? हाँ। नहीं, नोटा से भी एक मैसेज जाता है कि सारे ही खराब है, पर वो क्यूमुलेटिव आ नहीं पाता कभी रिजल्ट उसका। हाँ बट वो, हाँ हाँ वो चीज है। देख मैं BJP को वोट देने को तैयार हूँ, एक कंडीशन है,
कैब उतार दे, मैं बीजेपी को देने नहीं, पक्का गारंटी। यार इतनी तो बात की है। हाँ, वीडियो उधर अंदर फोन नहीं ले जाने देता। नहीं, पर आपको इतना तो भरोसा मुझ पे अब तक हो जाना चाहिए था। कह रहे जैसे जैसे टाइम बढ़ रहा है भरोसा कम होता जा रहा है मुझे। चलो ठीक है, इलस्ट्रेशन नंबर 3 देखो बच्चा। मेघ जी का वोटर आईडी बन गया है। किसको वोट दोगे आप? किसको वोट दोगे आप? बीजेपी। अभी तक मैं आपको महक जी बोलता हूँ। महक, आगे क्वेश्चन और ज्यादा है इस बार यूथ भी, मतलब उसको जो चांस मिलना था ना वो हो चुका है। मेरे को जो लग रहा है वो हो चुका है। पता नहीं होता, स्टिल आई एम होपफुल। तो खास कर कल तुम्हारी 10 से 6 क्लास रखने में ही फायदा है। बीजेपी को वोट तभी नहीं जाएगा, इधर ही बुला लूंगा सबको। हो गया ये। क्लियर है? ठीक है जी। अच्छा, तो ये डन है। और ना ये इंपॉर्टेंट है बच्चे, पता है क्या होता है, ये जो आप सेक्शंस कर रहे हो ना, ये ना कोने के, बच्चा ना यहाँ तक आके रुक चुका होता है। समझ रहे हो, रिवाइज, बिलेटेड, ये कर लिए, उसको लगता है हो गया बस, डिफेक्टेड तक पहुंच गया, बस 2-4 सेक्शन छोड़ दिए। पर मैं आपको बता रहा हूँ सबसे ज्यादा सेक्शन यही है। ठीक है, तो इन्होंने छोड़ना मत। आज की क्लास में जो जा रहा है ना, वो इसलिए ही है, वो पेपर में ना 3-4 में को एक बार यही आ रहा है। समझ रहे हो, तो ये वाले ना इंपॉर्टेंट सेक्शन है। अगला लिखिएगा, पर्सन ऑथराइज टू वेरीफाई रिटर्न ऑफ इनकम, सेक्शन 120 है जी बच्चा। सर आज की क्लास के बाद वो जो आपने नोट्स में एक फ्लो चार्ट टाइप बनाया था ना जिसमें मिसलेनियस था, वो एक बार आप कंप्लीट करा मैं उसको दोगे? कंप्लीट करा दूंगा लास्ट में। ठीक है बच्चा, मिसलेनियस में ही चल रहा है ये सारा भी। ठीक है, आप टीआरपी भी मिसलेनियस में लिख सकते हैं, 234A, 234F और 139(8)A, जो भी हमने अपडेटेड रिटर्न करा। एंड देन नेक्स्ट इज 140। वेरीफाई होता है भाई, साइन कौन करेगा? अगर जो इंसान अपनी रिटर्न भर रहा है वो खुद साइन करेगा क्या? यस, बिकॉज आप लास्ट में लिखते हैं, आई हेयर बाय कंफर्म दैट द इंफॉर्मेशन गिवन अबव इज ट्रू टू द बेस्ट ऑफ माय नॉलेज। एंड कुछ भी गलत इंफॉर्मेशन नहीं है, मैंने चेक कर लिया। क्योंकि अगर कल को आप बोलोगे अरे सर गलती हो, क्या बात कर रहा है, साइन करा दूंगा उसमें। समझ रहे हो? तो बेसिकली आप देखेंगे, मैं अभी जैसे एग्जांपल देता हूँ आपको, कोर्ट में जैसे जब एफआईआर हुई, तो पुलिस वालों ने पहले फोटो खींच लेते हैं कि ये देखो बैनर लगा है, फिर हमको थाने में बुलाया और वहां पे हमसे लिखवा लिया कि आप लिख दो हमसे गलती हो गई है, मैंने ही ये बोर्ड इस पिलर पे लगाया है और मुझे माफ कर दिया जाए, और साइन हो जाता। अब जब आप जज के आगे जा रहे हो, आप बोल सकते हो मैंने नहीं लगाया, भाई पेपर लगे होते हैं सारे। ठीक है ना, तो ये पेपर पे क्या लिखा फिर तूने? तो बेसिकली इतना तो भाई लॉ डेवलप हो चुका है ना, इनको पता है कि कौन, कभी भी आप अगर नहीं लिखवाते तो लोग मुकर जाते हैं भाई। समझ रहे हो? लेकिन तो बेसिकली जब आप डिटेल्स भरते हैं तो उस फॉर्म के अंदर ही लिखा हुआ है दैट दिस इंफॉर्मेशन इज फिल्ड बाय यू, और आप उस पर साइन करिए। अब आपके दिमाग में आएगा सर साइन कैसे होगा? बेटे पुराने जमाने में तो फिजिकल जा रहा था, साइन हो रहा था। आज के टाइम पे डिजिटल सिग्नेचर, क्या आपके पेरेंट्स के पास डिजिटल सिग्नेचर है? आधार कार्ड है, उस पर ओटीपी आता है, सो दैट्स आधार एनेबल्ड ओटीपी। हम वहां पे सबमिट करेंगे, ई वेरीफाई रिटर्न आता है। ई वेरीफाई क्या होता है दिखाऊंगा अब आपको, फॉर्म सारे के सारे। ई वेरीफाई का मतलब इलेक्ट्रॉनिकली वेरीफाई करोगे, आपका जो मोबाइल नंबर है इट हैज टू बी कनेक्टेड विद योर रिटर्न, वरना सबमिट नहीं होगा। फिर क्या करना पड़ेगा पता है?
साइन नहीं हो सकता। आज के टाइम पे साइन तभी माना जाएगा जब आधार वाला, मेरा आधार कार्ड का नंबर भी यही है, मैंने 2 साल तक नंबर नहीं था तो वो ओटीपी नहीं आता था मुझे, मैं अपनी रिटर्न भर रहा हूं, ई वेरीफाई, तो जब वो भेज रहा है ओटीपी, अगर ये नंबर ही आधार पे नहीं है तो दूसरा नंबर था उस पर जाता तो बंद था मेरा। उस केस में क्या करें, अब आपको वो प्रिंट निकालना पड़ता था अपने फॉर्म का, साइन करना पड़ता था, बैंगलोर भेजना पड़ता, समझ रहे हो। फिजिकल आज भी है कि आप डिटेल ऑनलाइन भर दीजिए, एक आईटीआर भी आएगा जब सबमिट हो जाएगा कि आपने ये डिटेल भरी है और क्या आपने ये टू द बेस्ट ऑफ नॉलेज करी है, साइन करिए और भेज दीजिए। तो बेसिकली इसका पूरे के पूरे सॉफ्टवेयर जो है, जो भी आप ऑनलाइन भर रहे हो, वो किधर है, बैंगलोर में एक बेसिक लेवल पे प्रोसेसिंग होती है, और उस बेसिक लेवल ऑफ प्रोसेसिंग को बोला जाता है 143(1). अगर आपने कभी भी ये सेक्शन आ जाएगा, जस्ट टू चेक द अर्थमेंट, आपने जो भरा और 143(1) मतलब वो स्क्रीनिंग कर रहे हैं, हाँ सैलरी डिडक्शन 50,000 85 दी है, ऐसे चेक पॉइंट्स बने हैं। बेसिक, आप झूठ बोल रहे हैं वो नहीं पकड़ सकता मैं, तुम्हारी सैलरी 25 करोड़ है, तुम 2 करोड़ दिखा रहे हो, ये नहीं पकड़ पाएगा 143(1), वो तो पकड़ेगा स्क्रूटनी का नोटिस आने पे। लेकिन अर्थमेटिकल एक्यूरेसी बैंगलोर के अंदर आप जो भी भरते हो, सॉफ्टवेयर भी करेक्ट कर चुके होते हैं, पर एक लेवल पे गवर्नमेंट भी उसको चेक करती है। सर मुद्दे की बात क्या है, मैं पुराने जमाने की बात कर रहा हूं। वेरीफाई का मतलब सिग्नेचर, इंडिविजुअल में कौन साइन करेगा, आपने इसको घर जाके लिखना है, ठीक है। इसमें 2-3 पॉइंट्स होंगे, कीवर्ड होंगे, ठीक है। इंडिविजुअल के केस में आप देखेंगे कि 4 कैटेगरीज बनी हुई है। सबसे पहली जनरल कैटेगरी है, इंडिविजुअल के केस में कौन करेगा, इंडिविजुअल। वे अगला क्या है, वेयर ही इज एब्सेंट फ्रॉम इंडिया, मतलब मान लो वो बंदा भी ऑस्ट्रेलिया में, रिटर्न डेट आ गई, तो कैसे होगा, कह रहे भाई इंडिविजुअल, मतलब सर भाई स्पीड वो वहां से ऑस्ट्रेलिया से यहाँ फॉर्म का प्रिंट करके साइन करके भेज दे, उसके कोई रिलेटिव है कोई सबमिट कर देंगे वहां जाके। लेकिन अगर इतना लंबे प्रोसेस की जगह मैं जस्ट किसी बंदे को ऑथराइज कर दूं, मैं ऑस्ट्रेलिया में हूं, मैंने अपने ब्रदर को ऑथराइज कर दिया दैट आई ऑथराइज यू टू सबमिट द डिटेल ऑन माई बिहाफ, और जो भी उसका इंपैक्ट होगा मेरे ऊपर ही, थ्रू एन ऑथराइजेशन लेटर। आपको पता है जब आप कंपनी में जाएंगे, कंपनी का केस रिप्रेजेंट करते हैं, सबसे पहला डॉक्यूमेंट इनकम टैक्स की फाइल पे लगता है ऑथराइजेशन। मैं तेरे से बात क्यों करूंगा और तू ऑथराइज नहीं है तो। कल दूसरा आ रहा है, हो गया सर उसका नहीं था, क्या हो रहा है भाई, चाहे आप 2 दिन के लिए आ रहे हो, आप जो बोल रहे हो कंपनी वही बोल रही है, और उसके लिए क्या चाहिए मुझे, ऑथराइजेशन। नहीं है तो आप कल आइए, टाइम वेस्ट मत करिए आप, कच्ची बात है वो बिल्कुल, कल ही पलट जाओगे आप। सर वो आया था उसको पता नहीं था, ये तो मैं क्या यही सुनने के लिए बैठा हूँ, और जो मर्जी बोलेगा वो, ही इज ऑथराइज, तभी बात करूंगा आगे। Any person duly authorized by them in this behalf who is holding a valid power of attorney from such individual. Clear है जी। Where he is mentally incapacitated from attending his affair. पहला वाला क्या था बच्चे, इज एब्सेंट फ्रॉम इंडिया, ये मेंटली इनकैपेसिटेटेड। तो आप मुझे बताइए कौन भरेगा उसकी रिटर्न, एनी अदर पर्सन कॉम्पिटेंट टू एक्ट इन दिस, वेयर फॉर एनी अदर रीजन इट इज नॉट पॉसिबल फॉर हिम टू वेरीफाई। इसके अलावा कोई भी, पहला था जनरल, दूसरा था एब्सेंट हो गया, एब्सेंट में क्या था, हिमसेल्फ पावर ऑफ अटॉर्नी, मेंटली इनकैपेसिटेटेड, गार्जियन या फिर एनी पर्सन कॉम्पिटेंट, इसके अलावा कोई भी रीजन है, एनी पर्सन ड्यूली ऑथराइज्ड बाय हिम इन दिस होल्डिंग अ वैलिड पावर ऑफ अटॉर्नी। अगर मैं शॉर्ट बोलूं, सर ऐसे लिख लेते ना, 4 एलिमेंट लिखना चाहोगे, एरो बना हुआ है छोटे में बड़े में। यस सर, 4 ही पॉइंट है, साथ साथ में ही लिख ठीक देंगे। है लिख अभी, और ठीक है लिख लो एक बार, और में लिख देते ना। मैं कीवर्ड्स अंडरलाइन कर देता हूँ। 4 केसेस है, सर पहला वाला किस पहला वाला जनरल लिख दो, जनरली पॉइंट नंबर ए जनरली है, अगर एब्सेंट फ्रॉम इंडिया है, फिर अगला तो इंडिविजुअल या फिर पावर ऑफ अटॉर्नी के थ्रू। अगर ही इज मेंटली इनकैपेसिटेटेड तो उसके गार्जियन या फिर एनी अदर पर्सन कॉम्पिटेंट, और फॉर एनी अदर रीजन तो सिर्फ और सिर्फ पावर ऑफ अटॉर्नी।
सर जैसे वोट डलवाने के लिए वो जाते हैं, मतलब जो बोलते हैं पैसे वैसे देते हैं ना, तो वैसे बीजेपी के भी सभी कर रहे हैं, अब तो बीजेपी के लोग भी कर रहे हैं, पैसे वैसे बांटना वोट सही में डलवाना। करते हैं ऐसे? हाँ, सर, मैंने कभी अपने सामने नहीं देखा ऐसा होता सर होता भी है। होता तो है। सभी करते हैं। तो अभी दूसरे सर तो खुद ही बता रहे थे कि अपने घर में जो काम वाम करता है उसको पैसे दिए जा रहे हैं बीजेपी की तरफ से वोट डालने के लिए। अच्छा, तो ऐसी था, तो मैं तो बताता फिर ये हूँ तो सही नहीं है ना। सर, वो सभी मेरे करते यहाँ पे जो आते हैं उनको तो आम आदमी पार्टी कोई नहीं दे रहा। हैं, सब करते हैं, मतलब ऐसा बीजेपी भी नहीं, मतलब ऐसे नहीं बीजेपी करती सब, वो क्या आम आदमी सब करते हैं, तो सभी सबको चाहिए जितना सबको इस बात तो भाई ये चल रहा है बहुत ज्यादा, मतलब तो बीच पे चीज तो उधर साइड है, इधर द्वारका साइड में भी वहां पे जो बीजेपी पैसे दे रही है ना, जब मतलब ऐसा है तो कल को तुम पलट जाओ, तो वो ना साथ में एक मूर्ति लेके चल रहे हैं, वो भगवान जी को कसम वसम खिला कि है, माता रानी कसम खाओ कि तुम पैसे लेने के बाद वोट बीजेपी को ही डालोगे। ऐसे भी हो रहा है। आप साथ में मूर्ति लेके चल रहे हो अपने। बताओ यार। और सर पता है, पर मुझे ऐसा लगता है एटीएस बहुत लोगों बड़ा में रिफॉर्म ना पॉलिटिक्स में आ सकता है, मतलब एकदम यूजलेस है पॉलिटिक्स। सर ये ग्राउंड लेवल ऐसा नहीं लगता, मतलब अगर कोई जेन्युइन लोग घुस जाए इसमें, पीपल विल फॉलो देम। आप जाओ आप सर, ये ना उसमें नहीं चल रहा, मतलब पर वो सिस्टम ऐसे हो सकता है, सब ऐसे ही हो जाते हैं। मतलब हाँ भाई भाई, मतलब वो होता होगा बहुत वेरी टफ वहां तो वो ऐसा करना। मतलब किसी आदमी पब्लिक जो है, जैसे कि देखा जाए तो कुछ वैसे लेवल पे है, तो वो उन्हीं को खींच रहा है, ऐसा नहीं जिनको पता नहीं तो हमारा वोट बैंक है उनके पास नहीं जा रहे हो। यार तो उनका पता बहुत है, एनालिसिस होता है यार, हाँ एरिया वाइज सब उनको एकदम बहुत डिटेलिंग पता होती है। पास आ रहे हैं, इन्हें बड़ी खबर है। एग्जैक्टली मतलब वो चीज है, बहुत एनालिसिस होता है भाई। लास्ट टाइम तो वहाँ पे वो चल रहा है कि वो ना बीजेपी वाले भी और आम आदमी वाले भी वो लोगों और महिलाओं को जो रहते हैं ना, जैसे वो एडवर्टाइजमेंट वगैरह कराते हैं कि ये लेके घूमो, तो 800 रुपये पर डे मिल रहे हैं उन्हें, पर डे सिर्फ, मतलब वो लेके घूमने का, मतलब 9 से 6 की ड्यूटी है, 30 रुपये पर घंटे के हिसाब से मिलता 800 रुपये पर पूरा पूरा ये कह रहा है पूरा दिन नहीं तो 1 घंटा तो जाके 30 रुपये तो बना ही लूंगा मैं। बताओ। मतलब आप गाड़ी पे लगा सकते हो, आपको भी मिलेंगे हाँ 30 रुपये 800 रुपये पर डे के 9 से 6। पर डे, पूरा दिन गाड़ी घुमानी आते हैं बच्चों की क्लास छोड़ के अब मैं। दुष्यंत सर के लिए अच्छा है ये, दिहाड़ी में दूर पे है वो तो। ठीक है, अच्छा HUF का बताइए, जनरली कौन करेगा? करता। इफ करता इज एब्सेंट एनी एडल्ट मेंबर ऑफ द HUF, वेयर करता इज मेंटली इनकैपेसिटेटेड एनी अदर एडल्ट मेंबर। भाई जनरली करता, और अगर उस कोई इनकैपेसिटेटेड है एडल्ट मेंबर, ही इज नॉट एबल टू डू ड्यू टू एनी अदर रीजन, तो एडल्ट मेंबर लिख दीजिएगा, फटाफट लिखिएगा। कल भी बुलाऊंगा बेटे आपको क्लास के लिए ऑनलाइन। मेरा साथ करो। हम्म, कल वोट डालने जाओ तो जाने वोट डालने तो जाएंगे भी। आप अपनी तरफ से सोच सकते हैं, सबको आपके पैसे लेके सब अंदर कहीं और वोट डालेंगे। तो आपको होगी सर वोटिंग की गिनती चालू 8 को है, 8 को तो लेते 8th को रिजल्ट आ जाता है ना। हाँ 8 को, अच्छा हाँ वो तो। तो आपको वोटिंग चालू गिनती चालू हो जाएगी ना, वो दिखाने लग जाएंगे हाँ ये मजा आता है वो, सही होता है वो। की बात देखो, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया का ठीक है, आइए नेक्स्ट पर आते हैं। बच्चे कंपनी के केस में कौन साइन करता है? MD, मैनेजिंग डायरेक्टर। अच्छा जी, वेयर फॉर एनी अनअवॉइडेबल रीजन सच MD इज नॉट एबल टू वेरीफाई। आपको अगर एग्जाम में आ गया ना ये, तो आपको ऐसे लैंग्वेज ही लिखनी पड़ती है, तो वो याद रखने पड़ेंगे। इंडिविजुअल में 4 बने हुए थे, कर्ता के अंदर, फिर कंपनी के अंदर, ठीक है। वेयर फॉर एनी अनअवॉइडेबल रीजन सच MD इज नॉट एबल टू वेरीफाई, और वेयर देयर इज नो MD, तो क्या बोल रहा है वो? एनी डायरेक्टर और एनी अदर पर्सन
एज मे प्रिस्क्राइब फॉर द भाई देखो एमडी को करना है, और अगर वो नहीं कर पाए ड्यू टू एनी रीजन तो एनी डायरेक्टर और सच एनी पर्सन एज मे बी नोटिफाइड. एंड वेयर द कंपनी इज अ नॉन रेजिडेंट, तो सबसे पहले तो क्या कह रहे हैं, एमडी या फिर जिसके पास पावर ऑफ अटॉर्नी. ठीक है बच्चे, एक बार आगे सुनते जाए. चलो एक बार बोल देता हूँ. वेयर द कंपनी इज बीइंग वुंड, वुंड बोलते बच्चे कंपनी बंद हुई, तो जब बंद होती है ना तो उन्हें एक लिक्विडेटर अपॉइंट करा था. डायरेक्टर से सारे राइट ले लिए जाते हैं और बोला जाता है भाई तू अब कुछ नहीं करेगा, ठीक है, सारे राइट्स लिक्विडेटर के पास आ जाते हैं. Where the person has been appointed as a receiver of an asset, और लंबे प्रोसेसेस होते हैं, तो उस केस में भी क्या है, लिक्विडेटर. Where the management of the company has been taken over by the central government, कंपनी को पता लगा एक लिस्टेड कंपनी है वो फ्रॉड है, तो एकदम से उसका जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर हो टेक ओवर कर लिया जाता है सेंट्रल गवर्नमेंट का लेकर. अब समझ रहे हो, बेसिकली एक कंपनी में फ्रॉड चल रहा है, कुछ चल रहा है, क्या गवर्नमेंट के पास ये राइट नहीं है भाई साहब, अगर आज आपको पता लग जाए रिलायंस फ्रॉड है, भाई साहब इंडिया की स्टॉक मार्केट पूरी वाइप आउट हो जाएगी भाई. तो ये न्यूज एकदम से तो निकलेगी भी नहीं, हो सकता है 6 महीने से उसके बोर्ड ऑफ डायरेक्टर को टेक ओवर करा होगा सेंट्रल गवर्नमेंट. समझ रहे हैं वो फ्रॉड है क्या. फ्रॉड ऐसे थोड़ा ना होता है 5,000 एसी लगा दिए, ये फ्रॉड थोड़ा ना होता है. कितने बड़े लेवल का फ्रॉड चल रहा होता है, उसके कितने 50 जगह इंपैक्ट है, उसके पेनल्टी इंटरेस्ट सब निकाल के. तो भाई साहब ऐसा भी हो सकता है अगर मैनेजमेंट ऑफ द कंपनी हैज बीन टेकन ओवर, तो कौन साइन करेगा, प्रिंसिपल ऑफिसर. लास्ट, वेयर द कॉर्पोरेट इंसॉल्वेंसी एप्लीकेशन, कंपनी बंद हो रही है, कॉर्पोरेट इंसॉल्वेंसी के लिए एप्लीकेशन डालेगा, तो कौन अपॉइंट करा जाता है, इंसॉल्वेंसी प्रोफेसर. हमें कोई लेना देना नहीं है, हमें ये सारे पॉइंट पता होने चाहिए. केस स्टडी में छोटे से पॉइंट आ जाएंगे कि कंपनी इज रनिंग इनटू लॉसेस, दे हैव अप्लाइड फॉर कॉर्पोरेट इंसॉल्वेंसी, डिस्कस द प्रोविजंस इन रिलेशन टू वेरिफिकेशन ऑफ द रिटर्न. तो कौन साइन करेगा, इंसॉल्वेंसी प्रोफेशनल अपॉइंटेड बाय एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी. जी हाँ, अगर ये आ जाए तो आप मान के चलिए कि ये वरदान है, ये पॉइंट सारे आप. हाँ याद सारे होंगे, इसकी चिंता मत करो, मेरे पास एक टेक्निक है, याद हो जाएंगे. आम आदमी पार्टी को वोट दे दो एक बार, उसके बाद बताऊंगा टेक्निक. अभी जाएगा बेटे, सिरिंज लाता हूँ मैं. ठीक है, फर्म के केस में कौन साइन करेगा, पार्टनर मत लिख दीजिएगा, मैनेजिंग पार्टनर. फर्क कुछ नहीं, मैनेजिंग पार्टनर लिखना होगा. वेयर ड्यू टू अनअवॉइडेबल रीजन मैनेजिंग पार्टनर इज नॉट एबल टू वेरीफाई एनी पार्टनर, वेयर देयर इज नो मैनेजिंग पार्टनर एनी पार्टनर. क्लियर है जी, वेरी गुड. एलएलपी के केस में डेजिग्नेटेड पार्टनर, where due to any reason designated partner is not able to verify, or where there is no designated partner any partner. लोकल अथॉरिटी सरकारी होती है, यहाँ पे अभी अभी सरकार ने जब टेक ओवर करा था तो क्या नाम था, प्रिंसिपल ऑफिसर. सरकार के साइन जो कर रहा है डेजिग्नेशन है, हमें क्या लेना देना कौन होगा. पॉलिटिकल पार्टी, एग्जाम्पल आम आदमी. सपोज करिए बेटे, पर्पल हो गया, और दूसरी पॉलिटिकल पार्टी कौन सी है, मम्मी भिजवाएंगे आपको. 70 वोट में से प्रिडिक्शन दे रहा हूं बेटे आज, 55 आम आदमी पार्टी. नहीं, एग्जिट पोल है बेटा ये अभी. 55 45 25 to 35 and 02. सर एक बात बताओ, आप बोलते हो कि मैं आपके सपोर्ट में इसीलिए हूँ क्योंकि बीजेपी बहुत ज्यादा मतलब वो हो गई है, रूल कर रही ज्यादा ही है. हाँ. तो कांग्रेस को सपोर्ट क्यों नहीं करते, वो छोटी छोटी बात. कांग्रेस ऑलरेडी बहुत टाइम रूल कर चुकी है, उनका मैकेनिज्म, अगर कांग्रेस राहुल गांधी को हटा देती कोई और आता तो हम वोट कर देते. तो राहुल उनका वो फैमिली का ही है, और केजरीवाल जी एक ऑनेस्ट, एक इंटेलिजेंट. ठीक है, तो पॉलिटिकल पार्टी के अंदर सपोज करिए हु इज द चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर. एक बार गूगल करके देखो कि कौन है आम आदमी पार्टी का चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर. चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर कुछ आ रहा है इसे,
मुझे भी नहीं पता है, तो जो भी होगा वो साइन कर, कुछ आ रहा है गूगल पे एकदम से कि कौन साइन, फोन ही अनलॉक नहीं हो रहा इससे। सीईओ, यार सीईओ बनना कंपनी में बहुत अच्छी चीज है। सीईओ बड़ी पोजीशन होती है। सबसे मेन पोजीशन तो यही होती है। नहीं नहीं, और भी होता है, वो बहुत ही, डायरेक्टर सीईओ के ऊपर डायरेक्टर्स, तो नीचे है। सीएफओ नहीं, सीईओ डायरेक्टर सेम होता होगा, पर मेन तो कंपनी का सबसे नहीं, बड़ा वो एमडी ज्यादा बड़ी, एमडीएस चेयरपर्सन होता है और वो होता है। एनजीओ होते हैं वहाँ पे भी। तो वहाँ पे जो सीईओ मेन पोजीशन उसके बाद डायरेक्टर उसके नीचे अलग अलग ऑर्गेनाइजेशन का अलग होता है, नाम लिखने के लिए तो अपनी कंपनी खोल के तू आर्ट डायरेक्टर बन जा। और सर इसमें तो बहुत मतलब सही की सैलरी लगी हुई है। तो 2 करोड़ या 2 करोड़। नहीं, 80 लाख 1 करोड़ भी हो सकते हैं, जरूरी नहीं है 2 करोड़। सर नहीं यार ये वैसे मतलब मेरी जानकार में भी 2 करोड़ है वो कहीं जाने आने के अच्छा, 20 लाख पर मंथ हो गया। मुझे बताइए, क्लियर है आपको? कोई बात नहीं, मत सर्च करो, नहीं मिल रहा तो इतने लंबी बात तो है ही नहीं। चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर ने साइन कर, सीईओ की पोस्ट नहीं है कोई? ठीक है, मुझे बताइए, क्या आपको वेरिफिकेशन वाला क्लियर है पूरा? ओके, 140 बेटे आप नोट कर लोगे, इसको टाइम लग जाएगा। 140 आपका डन है, टीआरपी हमने कर लिया, पैन वाला रह गया, और एक मेरा 139.8A वाला वो रह गया बस। अब आप समझिएगा भाई, पैन से रिलेटेड ना, मैं तुम्हें फिर बोल रहा हूं, ये ऐसा सेक्शन है कि इस पर आते हैं तो ऐसा लगता है भाई ये क्या लिख दिया इन्होंने, ठीक है, लेकिन पेपर में आ जाता है बेटा, हु इज रिक्वायर्ड टू अप्लाई फॉर पैन, अगर उसकी ये ट्रांजैक्शन है, पेपर में ना ऐसे आ जाएगा, ये बंदे ने ना गाड़ी खरीदी है और बताओ उसको पैन के लिए अप्लाई करना है नहीं करना है, ठीक है, हाँ, मोटर व्हीकल एक्ट में वो है, ठीक है। आपने कई बार देखा होगा कि बैंक में लिखा होता है 50,000 से अधिक अगर आप डिपॉजिट करते हैं तो पैन कार्ड, पैन नंबर की जरूरत होती है, तो ऐसे कई सारे पॉइंट्स आने वाले, ठीक है। तो पेपर में ऐसा लंबा लिखना नहीं आना, पर आपको ये सारे पॉइंट्स याद होने चाहिए, ठीक है। और मैं आपको ये लिखवा नहीं सकता, ये लिखवाने बैठूंगा तो बहुत सारी चीजें हैं इसमें, तो पैन नंबर के बारे में मैं आपको, हाँ, मैं आपको सिर्फ इस सेक्शन के थ्रू गो थ्रू करा रहा हूँ, और मैं आपको बता रहा हूँ ये लिमिट्स हैं, ये आपको याद रखनी है। सर ऐसे कर लें कि आप अंडरलाइन करवा दो एंड देन फिर हम रीड कर नहीं, सकते हैं उसको। अंडरलाइन तो मैं भी करवाऊंगा, बट आपको इसको तसल्ली से रीड करके, याद नहीं होने वाला आपको, तसल्ली से कितना ही रीड कर लोगे, मेन आपको लिमिट्स और डेट है। तो थ्योरी इतनी सारी लिखी हुई है, बोर दो दो पेज लाइनें पढ़ोगे तो क्या है, उससे बेटर है कि जो मेन कंटेंट है उसी पे सीधा मैं करूंगा तो वो सही रहे, ठीक है। तो सबसे पहले हम पेज नंबर है 8.23, और हेडिंग डाल दीजिएगा परमानेंट अकाउंट नंबर, क्योंकि अगर आपने हेडिंग भी नहीं डाली ना तो छूट ही जाता है, एंड बिलीव मी, पैन और आधार छूटने के सबसे ज्यादा चांस होते हैं, ठीक है। और सबसे ज्यादा आने के चांस किसके हैं? पैन और आधार के, ठीक है। तो बाकी आप कुछ कैसे हो बाकी सब टोटल सेक्शन सबसेक्शन 1 रिक्वायर्स द फॉलोइंग पर्सन मेंशन्ड इन कॉलम नंबर 2, नीचे जो कॉलम नंबर 2 में नाम लिखे हुए हैं, who have not been allotted a PAN to apply to the AO within the time specified, यहाँ पे टाइम दिया हुआ है और आपको पैन के लिए अप्लाई करना है। एवरी पर्सन इफ टोटल इनकम exceeds during any previous year exceeds the maximum not chargeable to tax, अगर आपकी स्लैब रेट से ऊपर टोटल इनकम हो गई तो आपको अप्लाई करना है, ठीक है जी। कौन सी डेट को अप्लाई करना है? 31 मई ऑफ द असेसमेंट ईयर, यानी कि सोचिए अभी कौन सा प्रीवियस ईयर चल रहा है, पहले बताइए। 24-25 में आपका 3 लाख रुपए की टोटल इनकम है आपकी, ठीक है जी, टोटल इनकम आपकी 3 लाख की, कहने से इट एक्सीड्स मैक्सिमम नॉट चार्जेबल टू टैक्स, मतलब स्लैब, ठीक है। तो आपको कब तक अप्लाई करना है? 31 मई, कौन सा साल, साल क्या लिखूं, अभी कौन सा प्रीवियस ईयर है? 24-25, तो कब अप्लाई करना? 31 मई 25 को। रिटर्न कब जानी है? 31 जुलाई को। वो भरनी है नहीं भरनी, मैं उसके बारे में बात नहीं करूंगा इतनी लंबी।
आपका अगर ये बढ़ गया तो आपको डेट समझ आनी चाहिए आपको। एवरी पर्सन कैरिंग ऑन बिजनेस whose total sales exceeds, अगर आप बिजनेस और अगर आप मुझे बता दो ये जो मार्केट में जितनी भी दुकानें इनकी तो 5 लाख से ऊपर सेल है साल की, तो इनको अप्लाई करना है। कैसे अप्लाई करना है? बिफोर द एंड ऑफ फाइनेंशियल। एवरी पर्सन बीइंग अ रेजिडेंट अदर देन एन and if he enters into a financial transaction aggregating 250 or more in a financial, इंडिविजुअल के अलावा अगर कोई भी और अगर वो फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन करता है 2.5 लाख या उससे ज्यादा, कर ही लेंगे सर सारे ऑन और बिफोर 31st। पेपर में आ सकता है सिर्फ और सिर्फ टेबल के ऊपर कि बताइए कौन सी 4 कैटेगरी है और किस डेट तक उनको करना है। और ये जो थर्ड वाले हैं, अगर यहाँ पे कोई एमडी है, डायरेक्टर है, पार्टनर है, ट्रस्टी है, प्रिंसिपल ऑफिसर है, उसको भी अप्लाई करना है 31st में। फॉलोइंग द फाइनेंशियल पर्सन रेफर टू एंटर्स इनटू फाइनेंशियल ट्रांस। ऊपर वाला कह सकता हूँ, मान लो कंपनी है या फर्म है, तो उस कंपनी के डायरेक्टर, करता, एचयूएफ है तो ट्रस्टी, ऑथर, व्हाटएवर, उनको भी अप्लाई करना। क्लियर है जी? फिर इसके बाद आता है फर्दर इन नोटिफिकेशन ऑफ सीबीडीटी और लोगों को इंक्लूड करा। मैं कुछ नहीं बोलूंगा। पर्सन रिक्वायर्ड टू अप्लाई फॉर पैन, पहला पॉइंट पढ़िए और बताइए। उत्तर पूरे साल में कैश डिपॉजिट हुआ है तो उसको करना पड़ेगा एटलीस्ट 7 days। जैसी लिमिट वो बढ़ जाएगी उससे पहले 7 दिन पहले पहले आपको पैन के लिए अप्लाई कर देना है। टाइम लिमिट फॉर मेकिंग द एप्लीकेशन। तो ये किस चीज पे हुआ कहने से? डिपॉजिट। अगला किस पे? अमाउंट कितना है? और वही 7। एनी पर्सन हु इंटेंड्स टू ओपन अ करंट अकाउंट, हम लोगों ने जब अपना करंट अकाउंट खोला तो करंट अकाउंट वाला कहता है पैन नंबर दीजिए तभी खुलेगा, क्योंकि बैंकों को गाइडलाइंस है पैन नंबर के बिना वो करंट अकाउंट खोलेंगे ही नहीं। एटलीस्ट 7 days बिफोर द डेट ऑन विच इंटेंड्स टू ओपन सच। तो मुझे याद है कि करंट अकाउंट जब खोलना था तो हमारे पास पैन नहीं था, हमने बनवाया ही पैन तक था। करंट अकाउंट के लिए मैंने पूछा क्या क्या डॉक्यूमेंट चाहिए, पैन कार्ड, मैंने बोला उसके बिना चल जाएगा, नहीं चल। क्लियर है जी? ये सब रीड करने का कुछ नहीं है इसके अंदर। पैन के अंदर कितने डिजिट होते हैं? ये भैया 10 डिजिट अल्फा न्यूमेरिक होता है, ठीक है, और इसकी कोडिंग भी होती है, एक सिस्टम भी होता है। पता लग जाता है उस पैन नंबर को देख के वो इंडिविजुअल का पैन है, कंपनी का पैन है। इंडिविजुअल का तो आपके पैन का चौथा नंबर शायद से पी होगा, ठीक है। तो सब इंडिविजुअल का आप जिसका भी देखेंगे उनका चौथा नंबर पी है। ऐसे कंपनीज का भी कुछ होता है, ऐसे वो कुछ है नंबर और उसके आगे कोई लॉजिक नहीं होता, बट एक उससे आइडेंटिटी ऑफ द पर्सन पता लग जाता है। कोडिंग ऑफ पैन इज मैंडेटरी इन ऑल द रिटर्न इन ऑल द चलान इन ऑल द डॉक्यूमेंट। ठीक है भाई, सब जगह पे पैन जहां जहां लगाने लगाएंगे, रीड करने की बात है। और ज्यादा ट्रांजेक्शन आ गए। पहला पॉइंट बताइए पैन का। सो यू नीड टू हैव पैन। ओपनिंग एन अकाउंट अदर देन टाइम डिपॉजिट। टाइम डिपॉजिट क्या होता है? एफडी, ठीक है। एंड अ बेसिक सेविंग डिपॉजिट, तो अदर देन कह रहा है ये, तो इसके लिए रिक्वायर्ड नहीं है, ठीक है। और सारी की सारी ट्रांजैक्शंस के लिए, मतलब अमाउंट कुछ भी नहीं, वो भी नीचे आ जाएगा कि आधार कार्ड। तो लगता है आज के टाइम पे पैन और आधार को क्योंकि कनेक्ट कर दिया गया, आपके पास आधार है तो भी काम चल जाता है, उसके ऊपर ही बात करूंगा आधार पे जाके। लेकिन आप ये कह सकते हो अकाउंट खुल रहा है तो ऑल सच ट्रांजैक्शन है। और टाइम डिपॉजिट और उस पे ना 50 से ऊपर होता है तो होता है वो चीज। 11:30 बजे है ना वैसे टाइम? 11:30 है नेक्स्ट क्लास। हाँ 12:30, 11:15 होना। अच्छा, मेकिंग एन एप्लीकेशन फॉर इशू ऑफ क्रेडिट कार्ड डेबिट कार्ड। क्रेडिट कार्ड डेबिट कार्ड बनवाने तो आपके पास आधार वो होना चाहिए, पैन नंबर। डीमैट अकाउंट खुलाना है तो होना चाहिए। होटल या सर रेस्टोरेंट एक चीज पूछना है, हाँ जी ये मैडम। पैन कार्ड आपके पास होना चाहिए या नहीं होना चाहिए, ये इस चैप्टर में है क्यों मतलब?
पैन क्योंकि इनकम टैक्स का ही एक डॉक्यूमेंट है ना, तो इसलिए। सर उसका यूजेज क्या होता है वैसे, मतलब पैन कार्ड का? एक आइडेंटिटी है मैडम, जैसे आधार नंबर जो होता है एक इंडिविजुअल की आइडेंटिटी है, पैन कार्ड इनकम टैक्स में सारे सॉफ्टवेयर जो हैं, मैं आपका आज के टाइम पे थोड़ा और चेंज हो गया है, बट पहले जब आधार और नहीं था तो पैन कार्ड इज योर, जैसे ड्राइविंग लाइसेंस का लाइसेंस नंबर होता है, गाड़ी का गाड़ी नंबर होता है, इनकम टैक्स पर्पज के लिए एक नंबर एलोकेट करा। ओके सर। होटल में या रेस्टोरेंट में अगर आपने पेमेंट करी है किससे ऊपर, 50,000 से पे, और वो भी एक चीज बोलूंगा, पेमेंट इन कैश, ये ध्यान रखना बच्चे। इसके ऊपर ये हुआ भी था, जैसे मैंने जब इनाया का 1 ईयर बर्थडे था तो हम लोगों ने करा था, तो उसमें जो भी अमाउंट जाना था तो मेरे को कैश डिपॉजिट करना था। तो जैसे मैं लेकर गया 1 लाख रुपए, तो उसने कहा आपको मुझे पैन नंबर देना पड़ेगा, ठीक है, कि जो भी इंसान डिपॉजिट करने आ रहा है क्या उसका नाम लिखा जाएगा और वो है। तो फिर मैंने कहा मैं फिर बाद में आता हूँ, मैंने अपने फादर को भी लिखा, क्योंकि उनका तो सारा का सारा ऐसा नहीं है, मेरा भी वाइट ही है, बट क्या होता है शरीफ इंसान ज्यादा डरता, तो मुझे ज्यादा डर लगा। ठीक है जी। जो काले का क्या हुआ? जो काले का अभी जो लास्ट एग्जाम्पल मैंने कराया वो आप समझाएंगे, जो लास्ट एग्जाम्पल जो मैं समझा दी, हाँ कौन सा? हाँ हाँ हाँ। आपसे दो सवाल पूछूंगा, अब आपको एक कैप उतारनी पड़ेगी। सवाल एक हो चुका है। सर, ये तो ऐसे था, ये तो आप किसी और समझा रहे थे, मेरे को तो अच्छा। किसी और को समझा रहे थे। ठीक है ना? तो होटल और रेस्टोरेंट में अगर 50 से ऊपर का बिल है, आप खुद ट्राई करके देख लीजिएगा, अगर आप कैश में पेमेंट करेंगे, ठीक है, तो आपको पैन नंबर देना पड़ेगा। ट्रैवल टू फॉरेन कंट्री, पेमेंट इन कैश, सरकार की इंटेंशन क्या है भैया, ये कैश की ट्रांजैक्शन जो दे रहा है जरा इनको बोलो पैन नंबर बताया आपने। पेमेंट टू म्यूचुअल फंड फॉर परचेज ऑफ यूनिट्स अमाउंट एक्सीडिंग 50,000, तो आपको देखना पड़ेगा कहाँ पे कैश है कहाँ पे नहीं है। ये डिबेंचर खरीद रहे हो किससे ऊपर है, आरबीआई के बॉन्ड्स ले रहे हो तो डिपॉजिट विद अ बैंकिंग कंपनी इंक्लूडिंग बैंकिंग, ठीक है कुछ नहीं है, या फिर पोस्ट ऑफिस, कोई भी डिपॉजिट कर रहे हो किससे ऊपर, ये यही वाला होता है वो जो सेविंग्स अकाउंट और उसमें करते हो ना, कि अगर आप पैसा डिपॉजिट करते हो और अगर 50 से ऊपर है, क्या चीज, कैश डिपॉजिट, बैंक ड्राफ्ट, बैंकर्स चेक, पेमेंट इन कैश अमाउंट एक्सीडिंग 50,000, इससे ज्यादा ऐसा कुछ ऐसा है नहीं। टाइम डिपॉजिट विद अ बैंक, विद अ पोस्ट ऑफिस, विद अ निधि कंपनी, एनबीएफसी, कितने रुपए, 50,000, और एग्रीगेट इनटू मोर देन, वन टाइम अगर है तो 50,000, और एग्रीगेट अगर मतलब ऐसे 30-30-40 है तो 5 लाख का एग्रीगेट। ये इस चीज पे मैं रुक नहीं सकता ज्यादा देर तक, समझ रहे हो? प्रीपेड पेमेंट इंस्ट्रक्शन वो 50,000 है, मतलब वो जो मेन मेन है ना बता दी मैंने आपको, ठीक है। इंश्योरेंस प्रीमियम 50, सारे 50 सेल ऑफ प्रॉपर्टी ऑफ इमूवेबल, ये जैसे इमूवेबल के ऊपर आ सकता है, हो सकता है वो कैपिटल गेन का पूरा दे देगा और बोल देगा डिस्कस द पैन प्रोविजंस आल्सो, समझ रहे हो? तो अमाउंट एक्सीडिंग 10 लाख और द वैल्यू बाय द स्टैम्प वैल्यूएशन अथॉरिटी रेफर टू इन एट एन अमाउंट एक्सीडिंग, कहने का मतलब है 10 लाख स्टैम्प ड्यूटी से ऊपर है तो पैन नंबर आपका होना जरूरी है। पेनल्टी नहीं है, तेरा वो काम ही नहीं हो सकता, सरकारी ऑफिस है ये, मतलब मैं इधर फर्दर प्रोसीड ही नहीं करूंगा, यू आर नॉट अलाउड। तू बैंक, तू कैश लेके खड़ा है तो पैन नहीं है, मैं तेरा कैश नहीं लूंगा बैंक में, अगर बैंक चलाने के अपने रूल्स एंड रेगुलेशन है, मैं नहीं ले सकता। क्लियर है जी? माइनर का पैन होता है क्या? हो सकता है, वैसे तो होता है, ठीक है, पर अगर नहीं है तो गार्जियन का हो सकता है। एक चीज इंपॉर्टेंट है, नहीं ऐसा कुछ नहीं है, डिक्लेरेशन ये ना रीड करना है आपको, ठीक है। हाँ मतलब कोडिंग ऑफ पैन जिस ऐसे थोड़ा स्टेटमेंट और सर्टिफिकेट में लिख रहे हो टीडीएस के, हाँ कुछ नहीं है, जबरदस्ती की चीजें डाल रखी।
हटा देना चाहिए इनको, मतलब तो आपने बोला पैन सबसे इम्पोर्टेंट है, तो ये मतलब सभी पढ़ेंगे क्या पूरा? मतलब जो मैंने बताया है वो करना है, और जो नहीं बताया वो करना है, बाकी नहीं करना। अरे ठीक है, अब आपको ध्यान है हर चीज, पैन हो, आपका डीमैट अकाउंट हो, आपका कुछ भी चीज होता था तो कह सकते हैं उसको आधार से कनेक्ट करा जा रहा था। तो यही है इंटरचेंजेबिलिटी ऑफ पैन विद every person who is required to furnish or intimate or quote his PAN may furnish or intimate or quote his Aadhaar number in lieu of PAN. If he has not been allotted a PAN but possess the Aadhaar number, भाई PAN नहीं है कोई बात नहीं, आधार नंबर देते काम चल जाएगा। Has been allotted a PAN and has intimated Aadhaar number to prescribed authority in accordance with, अगर है तो भी कर सकता है, नहीं है तो भी आधार दे दोगे तो चल जाएगा। ये लाइन पढ़िएगा जरा। और उसके बाद वो पढ़ लीजिएगा नीचे वाला। नीचे वाला फिर भी थोड़ा ठीक है। मैं मेरे पास आधार है, मैं पैन के लिए अप्लाई कर रहा हूँ, क्योंकि जब पैन के लिए अप्लाई करूंगा तो कह रहा है इसके बाद आधार है, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन तो पहले हो चुका है, बायोमेट्रिक हो चुका है, डॉक्यूमेंट छोड़ो, इसको दे दो सीधा पैन नंबर। तो बैकवर्ड इंटीग्रेशन सही हो रही है ना। वे अब आधार मतलब भाई तेरे सारे डॉक्यूमेंट सही, लेकिन आप मुझे बताइए क्या आधार भी गलत नहीं बने थे? बने थे बेटे जमा। मतलब होगा कुछ। मतलब पहले फिर भी बहुत ज्यादा चेंजेस भी करवा रहे थे, अब तो खत्म ही कर दिया उन्होंने। पर अभी पता नहीं, मतलब वो होती है। बैकएंड में अगर आप चेंज कराते हो तो बेटे कोटिंग एंड ऑथेंटिकेटिंग पढ़ लेंगे ना आप। रुक जाओ, मैं इसमें कोई अगर इम्पोर्टेंट है तो वो है अप्लाई। अगर नहीं है तो आपके पास एनरोलमेंट आईडी होना चाहिए। मान लो तू कोई रिटर्न भरा थे, आधार नहीं है, आज के टाइम पे आधार नंबर डालना मैंडेटरी है। तुम रिटर्न भरोगे ना, पैन नंबर तो है ही है, देख ठीक है, देख आधार है इसका मतलब आज के टाइम पे ये नहीं है पैन नहीं चाहिए। बस देखो पैन मिलने में क्या हो जाएगा, डॉक्यूमेंट इशू नहीं करेगा, पैन सीधा दे दूंगा तेरे को। आप समझो ना, कम गवर्नमेंट अपने प्रोसेस रिफाइन कर रही है। अगर पैन नहीं है, क्यों होगा पैन जब तुम्हें कमाने नहीं है, पर आधार तो है। अब जब तुम फ्यूचर में पैन के लिए अप्लाई करेगा, जैसे डॉक्यूमेंट नहीं लूंगा तो पैन कार्ड इशू कर दूंगा सीधा। पर वैसे आधार सबके पास होगा ना आपकी दीदी चाहिए होता है पासपोर्ट के लिए, ठीक है, मतलब अगर मैं बोलूं, बनवाया ही नहीं तो देख अगर मैं देखो बताऊं, बेसिक लेवल पे भी, स्कूल लेवल पर भी, ठीक है, वो बोलते हैं आधार बनवाओ आप और वो डिटेल हमें भरनी है। तो गवर्नमेंट इन इंस्टीट्यूशंस को पकड़ते हैं और फर्दर आगे अपने पेरेंट्स के ऊपर प्रेशराइज होकर सारी चीजें। हाँ एग्जैक्टली, वो जब एक पार्ट ऑफ एक नॉर्मल प्रोसेस में हो गए तो कहीं ना कहीं जरूरत पड़ती ही पड़ती। पर मेरे एक दोस्त उसके 20 साल गया, उसके पास आधार नहीं है तो वो किसी जान से डरता है। तो हमने बोला हिमाचल जा रहे हैं तो हम वहाँ पे वो आधार मांगते हैं, जब मतलब जब हम वहाँ पे रुके होटल में तो आधार चाहिए। तो बोल रहा अपना दे देना, मैं दूंगा अपना आधार, लेकिन बोल रहा मेरे पे नहीं है। तो फिर मैंने बोला वो पकड़ लेते हैं, तो बोल रहा मैं नहीं जाऊंगा। तो बनवा क्यों नहीं रहा हूँ? तो उसे करने की सिक्का बनना है यार, सीने मतलब उसका मतलब वो तो बिहार से आया है। फिर तो उसे डरना चाहिए, यहाँ का लग नहीं रहा हूँ मुझे, बन भी नहीं सकता ये। ठीक है सर, लेकिन वो जाएगा ही नहीं, उसके बाद आधा रहेगी। ये क्या बात हुई, वो सीधा भाई वो जेल ही जाएगा वो पुलिस। चलिए एनीवेज, ये वही है, इसको रीड कर लोगे, इंपॉर्टेंट नहीं है, ऐसा हल्का सा देख लोगे, ठीक है। पावर टू मेक रूल कुछ नहीं करना बच्चे, सर्टेन टर्म्स कुछ नहीं है। अगर आपने पैन नंबर 139A था ना, नहीं करा तो पेनल्टी कितने की लगेगी? अगर पैन आपने नहीं लगाया हर डॉक्यूमेंट पे जहां जहां लगाना है, या फेलियर टू इंटीमेट योर पैन और आधार 10,000। बेटे को नहीं कोट कर रहे हो तो बस वो अलग अलग तरीके से 10,000 बोला हुआ है, देखो आज तक तो आया नहीं है, आ सकता है बट बेटे कुछ पता नहीं है तो हम ऑब्वियसली इग्नोर। जब एक एक लाइन इतनी हमने कर लिया तो एटलीस्ट ये वाली लिमिट्स तो हमें बताओ। मैं आपको ये नहीं कह रहा अब ये सारी चीजें नीचे की याद करो, पर एटलीस्ट एक नजर में होना चाहिए, एक कितना आइडिया होना चाहिए यार, जैसी भी पेनल्टी चल रही है 10,000 है,
इतना तो एनालिसिस तक पहुंच जाना चाहिए बात को लेकर। लास्ट है बच्चे आपका कोटिंग ऑफ आधार नंबर। हेडिंग डाल दीजिएगा, सेक्शन लिख दीजिएगा 139AA। पैन नंबर था 139A। सर मैं मार्च वाले टेस्ट ना देने ही सोच रहा हूँ। हम्म जो मार्च में जा रहे हैं ना टेस्ट, वो ना देने ही सोच रहा हूँ। एक ही तो है। नहीं ऐसा तो सर वहाँ पे मैं सोच रहा हूँ कि मैं आ नहीं पाऊँ, मतलब फिर मैं मार्च के बाद आऊंगा। ये सारा देखो। मतलब फरवरी तक ठीक है, मार्च मार्च नहीं, अप्रैल नहीं। 2 महीने बिल्कुल। नहीं, टेस्ट देने के लिए आने में क्या है भाई, असेसमेंट होती है। मतलब डेली का टेस्ट के लिए जिस दिन ना हो उस दिन शेड्यूल पूरा हिल जाएगा। नहीं, वो टेस्ट की है, वो देखना जरूरी होता है। सर अगर अप्रैल में तो मॉक है ही। हाँ अप्रैल में तो तो अप्रैल में आ रहा है, ये प्रोसेस छोड़ रहा है, कोई लॉजिक ही नहीं। सर मार्च तक बहुत दूर है। अप्रैल पहले आ रहा है। सर अब 28 तक हमारी छुट्टी हो रही है सर, तो मार्च अप्रैल चालू होने वाला, तो मार्च अप्रैल 2 महीने तक उसमें बनाने वाले टाइम टेबल तो तो 2 ही दिन तो आना है, मार्च मार्च में जो टेस्ट है 2 ही दिन तो है। हाँ तो इतना तो वैसे ही ब्रेक, जब 5 दिन इतना पढ़ ले तो थोड़ा तो मतलब खुद ही निकलने का होता है। खुद में घूमेगा, लगाएगा स्टेटस। अब बहुत हो गया सर। अब पेपर बात करें। अब पेपर के सीधे बाद इंस्टा पे डालिए। जैसे ही करेंगे। ठीक है। कोटिंग ऑफ आधार नंबर 139AA। आप समझिए ये सारे इनिशिएटिव्स गवर्नमेंट के तभी आए थे, ये हर चीज को रिलेट करना है आधार से, ठीक है ना। मैंडेटरी कोटिंग थोड़ा सा इसमें अजीब सा टेक्निकल होता है, पर पकड़ेंगे बात को। एवरी पर्सन हु इज एलिजिबल टू ऑब्टेन आधार नंबर, कौन एलिजिबल होता है हमें क्या पता, मान लो तो जनरली हर कोई एलिजिबल ही है, इज रिक्वायर्ड टू मैंडेटरीली कोट। कोट का मतलब होता है नंबर बताना, आधार नंबर किस टाइम पर। अगर आज कितने बच्चों के पास पैन नंबर नहीं है, पैन है, वेरी गुड, मेरे पास ऑनलाइन लेकिन अगर आपके पास पैन नंबर नहीं होता तो पैन की एप्लीकेशन के लिए क्या आपको कोट करना है। मैं एप्लीकेशन नहीं ले रहा आपकी आज के टाइम पे, अगर पैन नहीं है आप अप्लाई नहीं कर सकते पैन के लिए, अगर आपका आधार नहीं है तो। आई मीन यू नीड टू हैव आधार कार्ड टू हैव पैन नाउ। सो इट इज मैंडेटरीली कोट इन द एप्लीकेशन फॉर पैन, समझेगा। और क्या कह रहे हैं, तो आपको रिटर्न ऑफ इनकम में आधा कॉलम बना हुआ है जी, डालना ही डालना है, आप सबमिट करोगे एरर आ जाएगा, डालना ही डालना है चीज। कोटिंग ऑफ आधार नंबर मैंडेटरी इन रिटर्न्स फाइल्ड ऑन और आफ्टर 1/4। लोग ना समझ नहीं रहे थे बातों। सरकार कोशिश तो बहुत सालों से कर रही थी, 2014 से ही हर चीज कनेक्ट करना, पर क्या सरकार एकदम से प्रेशर डाल देती है। 3-4 साल लग गए और फाइनली सरकार ने बोला कि मैं 1/4/2019 के बाद से मैं आपकी रिटर्न सबमिट ही नहीं करूंगी अगर आप आधार नंबर नहीं डालो। उससे पहले ऑप्शनल था, कर लो, स्कीम्स थी, कनेक्ट कर लो, सब नियरेस्ट बैंक में है। कुछ लोग जो खुद ही चले जाते, जो कह रहा कुछ नहीं अटक रहा तो नहीं अटक रहा। सरकार ने कैसे अटका दी बात, 1/4/19 के बाद रिटर्न सबमिट नहीं करूंगा। आज रिटर्न का दिन है, तुम सबमिट कर रहे हो, तुम्हारे पास नहीं है आधार नंबर, हो ही नहीं रहा। समझ रहे हो? पढ़िएगा एक बार, चाहे इलेक्ट्रॉनिकली हो चाहे मैनुअली हो, आधार नंबर डालेंगे आप। क्लियर है। अब एक बंदा कह रहा है अगर किसी के पास आधार नंबर नहीं है तो फटाफट आधार की वेबसाइट पे जा, एक एनरोलमेंट आईडी आता है वो डाल। अब फंस गए ना अभी, एकदम से आधार नहीं आएगा, ऐसा प्रॉब्लम है। आप जाइए और फटाफट से एनरोलमेंट आईडी लीजिए। इफ द पर्सन डज नॉट हैव आधार नंबर, he is required to quote enrollment ID of the Aadhaar from him at the time of enrollment in the application for PAN or in the return. Enrollment ID 28 डिजिट enrollment identification number। क्लियर है जी। तो एक चीज तो ये हो गई, इसमें डेट आपकी क्या आ गई, 1/4/19 के बाद से आपको रिटर्न में कोट करना ही करना। अगला क्या आ गया, इंटीमेशन।
every person who has been allotted PAN as on 1st July who is eligible to obtain shall intimate, पहले था कोट, अब इंटीमेट क्या है, एक ओवरऑल ड्रिल चल रही है, आपको रिटर्न भरनी है नहीं भरनी, आप सरकार को इंटीमेट करिए अपना आधार नंबर ताकि वो बैकएंड पे इंटीग्रेट करे। एग्जैक्टली क्योंकि बहुत सारे पैन कार्ड होल्डर्स अप्लाई नहीं करते होंगे ना, रिटर्न नहीं भर रहे ना, पर सरकार कह रही है सभी को मुझे इंटीमेट मुझे बताना, ठीक है ना। shall intimate his Aadhaar number to the prescribed authority on or before not और वो कह रहे हैं नॉट इन लास्ट डेट ऑफ लिंकिंग आधार इट इज क्लैरिफाइड, इट इज, वो कह रहा है इसको कंफ्यूज ये मत करिए कि 31 मार्च 22 तक अब आपको रिटर्न के अंदर बिना उसके चल जाएगा। 1/4/19 के बाद रिटर्न में लगना तो लगना है ही, तो वो तो कोटिंग था, वो तो कोट कर रहे थे, आप ये क्या चीज कर रहे हैं आप, और इसमें क्या फर्क है, हमें कुछ नहीं घुसना बेटे, हमें सिर्फ पॉइंट समझने है कि उसकी अपनी रेलिवेंस है 1/4/19 के बाद, और हर किसी को इंटीमेट कब कर किस डेट तक करना था, 31 मार्च 22 तक। कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ फेलियर ये है, पेपर में आ जाएगा, व्हाट आर द कॉन्सिक्वेंसेज, ठीक है, डेट से ज्यादा इंपॉर्टेंट कॉन्सिक्वेंसेज। सबसे पहले 234H की पेनल्टी लग जाएगी, कितने रुपए की, तेरा पैन इनऑपरेटिव कर दूंगा मैं, तूने अगर अपने पैन और आधार को कनेक्ट नहीं करा ना, तेरा पैन ही गायब करवा दूंगा। अब इसको पढ़िए एक बार, who is required to intimate Aadhaar but he has failed to do so, तो क्या हो जाएगा, पैन ऑफ सच पर्सन वुड बिकम इनऑपरेटिव। तो आपके लिए कीवर्ड क्या है, उस बंदे का पैन इनऑपरेटिव हो जाएगा और फीस लग जाएगी उस पर। क्लियर है? आगे पढ़ और एक लीजिए। चीज पूछनी थी हाँ जी। सर, इसमें कुछ लाइक एक तो पहले CBDT है क्या, मतलब फुल सेंट्रल बोर्ड फॉर्म, ऑफ डायरेक्ट, हाँ, फुल फॉर्म सर। सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्स, और डायरेक्ट टैक्स कलेक्शन की पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी CBDT की होती है। ऐसे एक CBIC होता है, सेंट्रल बोर्ड ऑफ इनडायरेक्ट टैक्स एंड कस्टम्स, दे आर रिस्पॉन्सिबल फॉर CBIC, और वो फाइनेंस मिनिस्ट्री को, डिपार्टमेंट ऑफ रेवेन्यू को रिपोर्ट करते हैं। ठीक है सर। और सर इसमें मतलब जैसे ये है फर्स्ट पॉइंट, इसमें बस ये लिखा हुआ है कि आपको मेंशन करना है या फिर कि आपको लिंक इंटीमेट करना है, यूज एग्जैक्ट यूज करिएगा, दैट यू हैव टू इंटीमेट योर आधार टू द प्रिस्क्राइब्ड अथॉरिटीज। अगर आपने नहीं करा तो पेनल्टी लगेगी 1000 रुपए की, एंड योर पैन वुड बी मेड इनऑपरेटिव। और अगर उसके बाद आप बता देंगे तो वुड बी मेड ऑपरेटिव विद इन हाउ मेनी डेज, ये बोल्ड में लिखा हुआ है ना, अमेंडमेंट आई है, समझ रहे हो? ना ना, आपकी बुक में नहीं होगी, एक जगह पे भेजूंगा आपको, एक क्लास होएगी जिसमें सारी लिस्ट डिस्कस करी जाएगी, फाइल दी जाएगी, पर जो चीज सामने आ रही है बस वो बता रहा हूँ, ये भी लिखी होंगी सारी फाइल, पढ़ना है। और मैं तो आप सभी बच्चों को यही सजेस्ट करूंगा कि जब आप घर पे पढ़ रहे हो तो आप ऑनलाइन फाइल खोलो, अपनी बुक जरूर खोलो, पर कितने सेक्शन कर लोगे, 25 पेज पढ़ लोगे ना, पर 25 पेज की स्क्रीनिंग एक बार घुमा लो, और ऐसे बोल्ड पे दिख जाएगा आपको, ऐसे नहीं देखना कि कहाँ है, जो भी चीज बोल्ड में है वो अमेंडमेंट है। क्लियर है? उसका प्रोसेस अभी से ही बना लीजिए। अगर आपका पैन इनऑपरेटिव हो गया तो आपको कोई रिफंड नहीं दिया जाएगा, इनऑपरेटिव हो गया होने दो भाई, रिफंड नहीं आने वाला तेरा कभी, इंटरेस्ट वुड नॉट बी पेबल, 2 करोड़ रुके हुए थे इनऑपरेटिव के टाइम का, इंटरेस्ट भी नहीं मिलेगा। TDS इज डिडक्टेबल, तो लोग आपका TDS हायर रेट पे काटेंगे। हम TDS में देखेंगे, अगर आपका इनऑपरेटिव है तो, और आपको आपकी कंपनी सैलरी दे रही है, तो वो चेक करेगी इसका तो पैन इनऑपरेटिव है, तो वो हायर रेट पे, हाँ पता लगा, ठीक है ना, तो वो हायर रेट पे काटेगी, और ऐसी TCS भी हायर रेट पे काटेगी। ये सेक्शन हम जब आखिरी चैप्टर पे पहुंचेंगे आप फेमिलियर हो जाएंगे इन सेक्शन से। इनऑपरेटिव होने पे ना तो तुम्हें रिफंड मिलने का, ना ही उस रिफंड पे इंटरेस्ट मिलेगा जितने पीरियड तक आप इनऑपरेटिव थे, ठीक है। ये क्वेश्चन बन सकते हैं, अगर आप मेरे को कोई बोले मेरे को देना है क्वेश्चन, और ये आए भी हुए कि अगर आपका इनऑपरेटिव हो गया पैन, व्हाट आर द कॉन्सिक्वेंसेस, 1000 रुपए की पेनल्टी,
ठीक है, और ये मेरे को ना रिफंड मिलेगा, इंटरेस्ट नहीं मिलेगा, ये सारी बात मुझे बताइए, क्लियर है? द कॉन्सिक्वेंसेज इन 3 above वुड बी इफेक्टिव फ्रॉम, देखो 31 मार्च 22 लास्ट डेट थी, इनऑपरेटिव हो गया, पर ये सारे पंगे मैं तुम्हारे साथ जिंदगी में कौन सी डेट से डालूंगा? कहीं ना कहीं सरकार कह रही है इससे पहले तूने ठीक भी कर लिया तो भी बच जाएगा, क्योंकि सरकार कह रही है बहुत रूड हो जाएगा यार, समझ रहे हो? एकदम सही अगर इनऑपरेटिव होती मैंने कर दिया तो थोड़ा सा और टाइम दे दिया, हाँ पेनल्टी तो लगेगी वो, आप समझिए, ये 3 above है, इसमें कहीं 1000 रुपए लिखा हुआ है, पेनल्टी तो लगेगी आपके 1000 रुपए, लेकिन ये वाले पॉइंट इफ यू डोंट डू टिल 31 जुलाई 23 तो ही लगे। मुझे बताइए कोई दिक्कत? बाकी दोबारा से भाई कॉन्सिक्वेंसेस, पेनल्टी और वाले प्रोविजन, इससे अच्छा ये करना, किन किन लोगों को आधार और ऊपर के प्रोविजंस अप्लाई ही नहीं होते? जम्मू एंड कश्मीर एंड मेघालय के रेजिडेंट्स को, रिजाइडिंग, नॉन रेजिडेंट को, 80 साल से ऊपर है, आपको इंटीमेट करने की जरूरत नहीं है, और अगर आप एक नॉन सिटीजन, ये भी एक इम्पोर्टेंट बोल देगा, आधार के प्रोविजंस किन लोगों पे अप्लाई नहीं होते, 2 मार्क्स का आ जाएगा, 4 पॉइंट होंगे। कितना पूछा है? वही तो सर, ये चैप्टर 4 नंबर का आएगा। क्या है ये? अब लगा बताइए, क्लियर है? सारा स्टैंड कर देना है। मेरे हिसाब से पूरा डीटी 100 मार्क्स का होना चाहिए, दैट्स द ओनली जस्टिफिकेशन। कम भी हो। और ये ईयर आफ्टर ईयर बढ़ता ही जा रहा है, कम नहीं हो रहा है, अमेंडमेंट्स आ रही है, डेटा बढ़ता जा रहा है। अब हो सकता है इनकम टैक्स बिल आएगा, कुछ हो सकता है कुछ उसमें क्या करेंगे, बट मेरे हिसाब से बहुत मेजर चेंजेस कुछ आपके टैक्स पर है इनकम, मतलब इससे तू क्या डिसाइड करेगा? सही आपने कैसे पढ़ा? देख मेरा ना टैक्स स्ट्रॉन्ग था, पर मेरे मार्क्स हाईएस्ट नहीं आए थे उसमें, 50 48 ऐसे थे। मेरा पेपर अच्छा जाता था टैक्स का, पर मेरे प्रेजेंटेशन स्किल्स अच्छे नहीं थे, मतलब मैं पेपर से बाहर आ रहा था तो मेरे को था मेरा कॉस्ट बहुत तेज था, कॉस्ट और अकाउंट्स, आपके हाईएस्ट कॉस्ट कितने? 77। तो वो चीज है, पर मतलब ये समझो कि पहले से डेफिनेटली अगर मैं बोलूं, पहले के टैक्स में और अभी के टैक्स में अब डिफिकल्ट हो गया, बिकॉज कंटेंट डबल हो चुका है, आप समझो हट ही नहीं रहा है, और 40 पेज बढ़ते ही जा रहे हैं एवरी अटेम्प्ट, पुराने डले हुए हैं। हाँ मतलब ना, मतलब इनको कुछ करना चाहिए, तो सिर्फ हेड्स पढ़ा दो, या मतलब कुछ तो चेंज, कुछ आना चाहिए फिल्टर, मतलब अननेसेसरली एकदम बहुत है। और भाई 4 सब्जेक्ट बोल दो ना भाई, समझ लो, चाहे उसको 4 कर दो, डीटी अलग आईडीटी अलग कर दो, पर यार वो एक ही सब्जेक्ट को इतना डिस्प्रपोर्शनेटली हाई कर देना, बट स्टिल आपका एकदम सही हो चुकी है चीजें। अगर मैं आपको बोलूं, मतलब अब वो स्टेज आई जाती है, बच्चे को लगता है भाई अभी वो है, और टीडीएस में आपको लगेगा पर ऑलमोस्ट तो कर ही लिया आपने, समझ रहे हो? तो अब जो वो आता है, टीडीएस 6 नंबर का भी आ सकता है, 8 का भी आ सकता है। देखो जब भी कोई चैप्टर मेरे को शुरू कराना होता है ना, ज्यादा नंबर बता देता हूँ, और जब खत्म होगा तो मैं बोल दूंगा हो सकता है आए ना या नहीं है, पहले तो सर अभी क्या क्या बचा है टैक्स में, हाँ जी, डीटी में क्या क्या बचा है? टीडीएस, फिर एक दो क्लास हम लगाएंगे 115 बीएससी, एएमटी, ठीक है, वो भी करा सकता हूँ पहले, वैसे फुल फ्लेज क्वेश्चन प्रैक्टिस या वैसे करके देख सकते हैं। सर बस खत्म करो सर, इसे अब वो करो सर, बंद करो सर, कौन सा काम करो? एक सेक्शन बच रहा है अभी, फिर एक के बाद एक और नहीं लास्ट ही, फिर वो फ्लो चार्ट कंप्लीट करा दो सर। फ्लो चार्ट वो बेटे जो जो नोट्स कराए के हैं चार्ट, लिखे उसको ठीक है सर। करवा देते। है। ओहो, मोस्ट इंपॉर्टेंट सेक्शन तो रह ही गया, टैक्स ऑन अपडेटेड। ये जो अपडेटेड रिटर्न सेक्शन आया ना, ये इसलिए नहीं आया, ये इसलिए आया कि तुमने जो जो इनकम छिपाई है ना, तुमको टाइम दे रहे हैं,
भर दो रिटर्न और दे दो टैक्स। अभी तक मैं आपको वो टाइम पीरियड जो बता रहा था, सरकार की इंटेंशन ये है कि बहुत सारे लोग सोच रहे होंगे यार अब तो टाइम निकल गया है, 31 दिसंबर तक ही होता था, अब तो भर ही नहीं सकते। और सरकार से भी काफी, मतलब सरकार को भी पता लगा यार इस बार काफी रेवेन्यू डिप आया है, हो सकता है कई लोगों करने के लिए। और सरकार ऐसे स्कीम ना 8-10 साल में निकालती रहती है, एक बार मौका देती है कि खुद से बता दो जो जो छिपाया है। और उसके लिए सरकार को क्या करना जरूरी था, टाइम पीरियड बताना जरूरी, बढ़ाना जरूरी था। तो आज के दिन क्या मैं अपनी 23-24 की रिटर्न भी भर सकता हूँ? हाँ 23 भर सकता हूँ ना, 22-23 भर सकता हूँ। 21-22 सोचो, 21-22 का असेसमेंट ईयर क्या हुआ, 22-23। तो भाई साहब 21-22 का भी मौका दे रहा हूँ आपको, अगर मैं आज की डेट से देखूं 22-23 उनको अगर ठीक करना है ना ठीक कर लो, क्योंकि इसके बाद पकड़ूंगा ना फिर कोई लिहाज नहीं होगा। क्योंकि तब आप पकड़े जाओगे तो आप ये बोलोगे सर गलती हो गई, रिटर्न का मैंने डाला सरकार ने, आप तब भी सामने नहीं आए, तो मैं तो हैवी प्रोविजंस इम्पोज करूंगा ना आपके ऊपर अगर मैंने आपको पकड़ लिया। फर्दर पेनल्टीज और वो हैवी पेनल्टीज। नहीं नहीं वो सब तो होता है कि असेसमेंट में वो चीज है, वो अलग चीज है, बट हाँ मतलब वो तो अनदर वर्ल्ड है, वो आपका फाइनल में आता है, अपील्स पेनल्टी और ये सब। पर आप समझिए कि मेरा इंटेंशन ये है कि बेटे में साल बढ़ाती है ना 21-22-23, अगर उसका कुछ छूटा हुआ है ना जमा कर दो। और इसलिए सरकार ने वहां पे बोल दिया था मैं नुकसान नहीं खाऊंगी, तुम्हारे लिए निकाली है, तुम जो इनकम छिपाई हुई है वो बता दो। समझ रहे हो? तो बेसिकली एक तो आपने जो इनकम छिपाई उसके ऊपर आप क्या पे करेंगे, ऊपर से और टैक्स लूंगा, एडिशनल टैक्स भी लूंगा, उसके ऊपर इंटरेस्ट भी लूंगा। क्योंकि तुमने इनकम छिपाई है तो एडवांस टैक्स भी सही तो निकाला नहीं होगा। 234B लगाऊंगा, 234C लगाऊंगा, और 234B ध्यान आ रहा है आपको? अभी तक अगर पे नहीं करा तो चल ही रहा है कब से, सारे ब्याज लगाऊंगा आपके ऊपर। एंड फीस बिफोर फर्निशिंग द अपडेटेड रिटर्न भरने आओगे ना तो तुम्हें ये भी पे करना है, ये भी पे करना है, इंटरेस्ट भी करना है। और कैसे पे करना है? आप अपडेटेड रिटर्न में बता रहे हैं सर 5 करोड़ की इनकम छिपाई थी, अच्छा जी 5 करोड़ की इनकम छिपाई थी, तो इसका मतलब किसी ना किसी हेड में ही बढ़ा के दिखाओगे 5 करोड़ की इनकम, क्या उस पर टैक्स पे कर रखा होगा आपने? नहीं। तो अब मैं टोटल में बात करता हूँ, पहले आपने कुछ इनकम दिया कुछ टैक्स दिया होगा, अब आप अपडेटेड में कुछ बढ़ा के दिखाओगे तो टोटल इनकम बढ़ गई है बात, जिसमें से ऑलरेडी जो टैक्स पे कर रखा है एडवांस टैक्स टीडीएस माइनस कर दूंगा, जो बच गया पे करवाए। नहीं, ये बात हुई है पेमेंट ऑफ टैक्स, ये बात हुई है टैक्स। अब क्योंकि तू टैक्स जमा करेगा तो इससे ये बात भी प्रूव हो रही है कि तूने एडवांस टैक्स भी सही नहीं दिया, तो 234B का इंटरेस्ट 234C का इंटरेस्ट इंस्टॉलमेंट का सारा लगाऊंगा। पहले आपको ये समझ आया? अब मैं आ रहा हूं एडिशनल टैक्स पे, आऊंगा ऊपर जो लिखा हुआ है, लेकिन आपको मैंने इंटेंशन दे दी है क्योंकि कहीं ना कहीं तुमने जो छिपाया है तुम वही तो बता रहे हो। इफ सच रिटर्न इज फर्निश आफ्टर एक्सपायरी ऑफ टाइम अवेलेबल, आप समझिए मैंने आपको पहला वो जो स्टार्ट करा था क्यों वो बनाया था, आफ्टर दिस बट बिफोर द कंप्लीशन ऑफ 12 months फ्रॉम द एंड ऑफ रेलिवेंट असेसमेंट ईयर। अपडेटेड ना 2 साल तक भर सकते थे, कब से? 31 दिसंबर से लेके वो 1 ईयर 31 दिसंबर के बाद शुरू होता था, ये पीरियड क्या है 12 months फ्रॉम द एंड ऑफ, यानी कि तुम जल्दी आ गए थोड़ा, तो एडिशनल टैक्स कितना लगाऊंगा ऑफ द टैक्स एंड इंटरेस्ट एज रिटर्न, मतलब आप ये कह सकते हैं ऑफ द एग्री, जितना भी टैक्स निकाला तुम्हारा ऊपर वाले में उसका 25% ऑफ, जितना इंटरेस्ट है उसका, इंटरेस्ट पेबल जो भी इंटरेस्ट की कैलकुलेशन होगी उसके अंदर नहीं जाना। टैक्स इंटरेस्ट दोनों कभी भी एग्रीगेट नहीं होता वो, मतलब क्योंकि अब ये भी तुमने लेट करा हुआ है तो इसके ऊपर इंटरेस्ट लगेगा, आपको उसके अंदर नहीं जाना भी, वो तो बड़ी कॉम्प्लेक्सिटीज वाली बात हो जाती।
और ये क्या बोल रहे हैं? आपको 2 साल देता था ना मैं अपडेटेड में, अगर तो पहले 1 साल में आ गए तो 25%, और अगर उसके बाद वाले 1 साल में है तो एग्रीगेट ऑफ द टैक्स एंड इंटरेस्ट पेबल एज डिटरमाइंड इन 1 यानी कि जो भी आपको ऊपर टैक्स और इंटरेस्ट निकला था उसी का 25% और उसका 50% और। तो एक तरीके से पेनल्टी टाइप हो गई ना। सपोज कर तेरा जो टैक्स शॉर्टेज था वो कितना था, तो तू 1 करोड़ तो देगा ही देगा, 25 लाख और लगा दिया हमने। नहीं, अगर मैं दूसरी वाली कैटेगरी हूँ तो मैं सीधा 1 करोड़ का लगाऊंगा ना, 1 करोड़ तो तेरा टैक्स आ ही रहा था, जो तूने इनकम छिपाई उस पर टैक्स आया, उसका 50% बोले तो 50 दिस इज एडिशनल टैक्स। क्लियर है जी? ये टेबल आपको देखना पड़ेगा सही से। और इसके अलावा मैनर ऑफ कंप्यूटेशन ऑफ टैक्स मैंने आपको बता दिया, जितना भी टैक्स आपका है माइनस कर दीजिए, टीडीएस माइनस एडवांस टैक्स, जो बच गया वही आपको पे करना। ठीक है, तो उसको आपको रीड ही करना है। ये सारी बातें वैसी लिखी हुई हैं। मैनर ऑफ कंप्यूटेशन ऑफ टैक्स पेबल, ये छोटा सा दिख रहा है तो इसलिए मैं बता रहा हूँ। टैक्स पेबल कंप्यूटेड आफ्टर टेकिंग इनटू अकाउंट अमाउंट ऑफ टैक्स ऑलरेडी पेड, टीडीएस रिलीफ 89 कुछ नहीं करना आपको, टीडीएस टीसीएस माइनस हो जाएगा, टैक्स क्रेडिट सेट ऑफ इसका कुछ नहीं करना। ये वाले सेक्शन ये 115 जेडी और ये है ही नहीं है, बस वो ऑब्वियसली लाइफ में कभी ना कभी आएंगे आपके फाइनल में, तो एक लिखी हुई है चीज। मुझे बताइए, क्लियर है? तो ये आपका सारा का सारा क्या हो गया भैया, टैक्स ऑन अपडेटेड, और आपका सारा का सारा रिटर्न का चैप्टर ओवर। वेरी 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 गुड। ऑनलाइन में सभी और बच्चों एक को चीज क्लियर है?